बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परम सौभाग्य है कि आप सभी को सुनने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ आपकी रचनाएं और आपकी जो सोचने की शक्ति है कहाँ कहाँ तक पहुंची है, ये हमारे आज के श्रोतागण या फिर कहें दर्शक दोनों मिलकर सुनेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हम स्वागत करते हैं स्थानीय दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्रीमान विशाल गौरव जी का, जिन्होंने इस अवसर पर पधार कर हमारे छोटे प्रयास को विशाल और गरिमामयी बना दिया है। हम स्वागत करते हैं आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हिंदी और मैथिली के रचनाकार स्थानीय सीएम साइंस कॉलेज में मैथिली के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा जी का। आज की कवि गोष्ठी में पधारकर समस्त युवा और नवचिंतन के उत्प्रेता कवियों का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं उपस्थित तमाम सुधी श्रोताओं का जो यहाँ आकर नित्य हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। हम स्वागत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समस्त भाई बंधुओं का, जिन्होंने अपने अपने मीडिया के हमारे इस आयोजन का प्रमुख स्थान लिया है अपने अपने मीडिया के जरिए। साथ ही हमारे इस आयोजन को प्रमुख स्थान दिया है आप सभी श्रोताओं ने, आप सभी दर्शकों ने। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं चाहूँगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि विशाल गौरव सर आशीष वचन देकर आज के इस कार्यक्रम में हम तमाम युवा कवियों को आशीर्वाद दें और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने की आज्ञा दें। सर। सबसे पहले तो अष्टदल की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने हमें इस मौके पर आमंत्रित किया। आप में से जो भी आज अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करेंगे, मेरी शुभकामनाएं और बधाई इसलिए कि मंच पर आकर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करना अपने आप में एक कामयाबी है। इसलिए आप सभी को केवल शुभकामना नहीं, आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। कविता जो श्रोता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कवि की रचना को सबसे बड़ा सलाम होता है श्रोता का उपस्थित होना। कवि की कविताओं को सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जबकि वहाँ दर्शक मौजूद होते हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस जगह पर आए ताकि उत्साहवर्धन हो सके। जो भी आज युवा कवि हमारे बीच समक्ष हैं, कविताओं को मैं, आप लोग यहाँ पर कवि हैं जो कलाकार हैं, मैं बहुत अधिक कविताओं के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत कविताओं के बारे में समझ है और चूँकि मैं शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा रहा हूँ, तो जो भी जहाँ भी जिन कवियों से कभी मैं मुखातिब हुआ हूँ, जिन रचनाकारों से मेरी भेंट हुई है, एक चीज़ मैं ज़रूर बड़े विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ। एक कहावत है जो कि जो भी यहाँ युवा रचनाकार हैं, जो कवि हैं, जो कवयित्रियाँ हैं, उनको एक छोटा सा मेरा सजेशन है या मेरी सलाह है। एक कथन है कि 40 ग्राम लिखने के लिए 4 किलो पढ़ना पड़ेगा। इस कथन का जो मर्म है या इस कथन का जो सार है, उसको आप जरूर कहीं ना कहीं अपने आत्मा में, अपने अंदर जिंदा रखिएगा कि बिना अच्छा पढ़े, बिना बहुत सारा पढ़े, आपके रचनाओं में वो धार आनी बहुत मुश्किल होगी। आप किसी भी कवि का उदाहरण देख लें, चाहे वो बहुत पुराने कवि हों, चाहे वो नए रचनाकार हों, इन सब के बीच में आपको एक चीज़, एक वो जो एक धागा है जो सबको जोड़ के रखता है, वो ये है कि ये सब लोग बहुत पढ़ते हैं या बहुत पढ़े हैं अपने दौर में। चाहे आप दिनकर की बात करें, चाहे आप निराला की बात करें, चाहे आप उर्दू साहित्य में फैज़ की बात करें, आप गालिब की बात करें, आप नए जो उर्दू रचनाकार हैं जो कि अभी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे वसीम बरेलवी की आप बात करें, आप डॉक्टर बशीर बद्र तो नहीं हैं, आप उनकी बात करें,
निदा फाजली की बात करें, जो भी लोग यहाँ पर या तो अब जिन्होंने कि पिछले 30 सालों को कहते हैं लोग कि पिछले कई दशकों में जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, उन सब में एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि डिप्रूवमेंट हुआ है या पतन हुआ है। लेकिन मैं निजी तौर पे इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि नई कविताएं नई दिशा लेती हैं, रचनाएं जो हैं वो नए शब्द पकड़ते हैं, लेकिन उनकी रूह जो है वो मुकम्मल है, वो अभी भी वैसे ही जिंदा है जो आज से कई सदियों पहले थी और या जो अभी है। दूसरी चीज़ जो मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा वो ये है कि एक बार, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रसून जोशी का नाम सुना है? किन्होंने सुना है प्रसून जोशी? अच्छा ठीक। प्रसून जोशी अभी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं, चीफ हैं। प्रसून जोशी एक कवि भी हैं। प्रसून जोशी ने रंग दे बसंती के गाने लिखे हैं, प्रसून जोशी ने फना के गाने लिखे हैं, ऐसी तमाम पिक्चरें, तारे ज़मीन पर के गाने लिखे हैं। और वो उनकी पहली कविता की किताब जो है वो उनकी छपी थी जब वो 13 साल की उम्र के थे। तो मन से कवि हैं, बहुत कामयाब हो गए हैं, लेकिन कवि तो जिंदा रहता है इंसान के अंदर। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई साल पहले मेरी चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात हुई। किसी एक होटल के लॉबी में वो बैठे हुए थे और मैंने चूंकि उनकी रचनाएं पढ़ी हुई थी तो मैंने उनको पहचान लिया। मैं उनके पास गया और चूंकि वो थोड़े से फ्री थे उस टाइम में, तो कुछ ऐसे ही हमने बातें करने का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने एक बात जो कही वो जो बहुत ही मौजू बात है और आप सबको मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए। कविताओं के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप तो कविता भी लिखते हैं, तो फिर आपने एडवर्टाइजिंग का लाइन ले लिया और फिल्मों में गाने लिख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत एक चिंतनीय बात कही, चिंता करने वाली नहीं, चिंतन करने वाली एक बात कही, लेकिन बड़ी व्यावहारिक बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस दौर में कविता आपको नहीं पाल पाएगी, आपको कविता को पालना होगा। तो अगर वो जुनून आपके अंदर है, अगर वो हिम्मत है आपके अंदर, तभी आप जो है इस दौर में अच्छे कवि बन पाएंगे, क्योंकि आपको कविता को जिंदा रखना है अपने अंदर। कविता आपके लिए रोजगार ला पाएगी कि नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन आप उसको जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ऊपर वाले ने, प्रकृति ने ये हुनर दिया है, ये प्रतिभा दिया है, तो ये जिम्मेदारी भी दी है कि आप उस कविता को जिंदा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी कि आप लोग इस पूरे महफिल का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आज की इस संध्या का अष्टदल के 5वें दिन की संध्या, कवि गोष्ठी की संध्या की शुरुआत विधिवत करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आग्रह करना चाहूँगा आज के इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, जो मैथिली और हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, तीन जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनकी रचनाएं हम हर महफिल में, हर फेसबुक से लेकर ना जाने किन किन मंचों पर सुन चुके हैं, जिनको ना जाने भारत के कितने मंचों पर पुरस्कार दिया जा चुका है। हमें गर्व है कि आज के इस युवा कवि सम्मेलन के वो अध्यक्ष हैं, हम युवाओं के वो मार्गदर्शक हैं। मैं मंच पर आदर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा जी। सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हम मंच पर पहले उन 4 युवा कवियों को बुलाना चाहते हैं जो सबसे युवा है इस पूरी श्रेणी में, इस पूरी श्रृंखला में, परंतु सबसे धारदार और सबसे असरदार बातें करते हैं। मैं मंच पर आग्रह करना चाहूंगा कि आए आर्यन कुमार, अमित कुमार, सूरज कुमार और श्रुति कुमार। ये तमाम बच्चे किलकारी दरभंगा से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं और साथ ही बहुत ही बेहतरीन और उम्दा लिखा करते हैं। वर्जिश जरूरी है शरीर और जहन की, वर्जिश जरूरी है शरीर और जहन की,
क्योंकि मेहनत ने कई बार तजुर्बे को हराया है। तो इसी शेर के साथ सबसे पहले मैं मंच पर आवाज देना चाहता हूँ कि हमारे बीच आए सूरज कुमार और अपनी रचनाएं आप दर्शकों तक पहुंचाएं। सूरज कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सागर भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया है। मेरी पहली रचना कोरोना काल से जुड़ी है। हमने कोरोना काल में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया है, तो मैं अपनी कविता के माध्यम से कोरोना के स्टार्टिंग पीरियड से लेकर के उसके अंतिम क्षण तक को बताना चाह रहा हूँ। हुआ है शिक्षा का नुकसान, यहाँ हर विद्यार्थी है परेशान और विद्यालय है सुनसान। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। यहाँ सब कॉलेज भी है बंद, यूनिवर्सिटी में नहीं आनंद, पठन पाठन पर प्रतिबंध। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। प्रोफेसर ने किया हड़ताल और डॉक्टर है माला माल, मेडिकल वाला है खुशहाल। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। सब जनता है परेशान, बंद है राशन की दुकान, सबों की आफत में है जान। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। प्रशासन है लाचार, मुसीबत में भारत सरकार। प्रशासन है लाचार, मुसीबत में भारत सरकार। सभी मजदूर हुए बेकार। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। यहाँ से थोड़ा इमोशन हो जाएंगे, मतलब कि इसमें मैं उन मजदूरों का दर्द व्यतीत मतलब बताना चाह रहा हूँ जो कैसे कैसे मरे हैं, मतलब आने में। सुनिए। गई है पटरी पर भी जान, लुटा मजदूरों का सामान, बच्चा और सब परेशान। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। पड़े हैं पाँव में भी छाले, पड़े हैं जीवन के भी लाले। पड़े हैं पाँव में भी छाले, पड़े हैं जीवन के भी लाले। पड़े हैं आफत में निवाले। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। हुआ है वैक्सीन का इजाद, कोरोना फिर भी जिंदाबाद। हुआ है वैक्सीन का इजाद, कोरोना फिर भी जिंदाबाद। हुए हैं कितने मुर्दाबाद। कोरोना बोल रहा है, कोरोना बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था ना, उम्र भले कम हो मगर बातें इनकी सचमुच लाजवाब होती हैं। कोरोना काल था ही सचमुच इतना बुरा, इतना दर्दनाक। कोरोना पे एक शेर था कि सुना है कोई मर्ज तबाही मचाए है, सुना है कोई मर्ज तबाही मचाए है, जरा पूछना उसका भी दिल टूटा था क्या। इसी शेर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं अब मंच पर हमारे बीच कवित्री श्रुति कुमारी जी को, कि श्रुति कुमारी मंच पर आए और अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां इस प्यारी सी छोटी सी कवित्री के लिए। शुभ संध्या हाँ सबके। ना तो हमारा परिचय बहुत चुकल है, तैयो हम अपन अंदाज में देवा चाहब। हमारा नाम श्रुति मिश्रा है। हमारा नाम पर नहीं है, मतलब नाम के मतलब तो सुनना है, लेकिन सुनना से ज्यादा हमारा बजना ही पसंद है। और ना इतने ज्यादा मौका नहीं भेटा है, हमारा सागर से मौका मिला है कि बाजू हम बारी थी। हमार कविता जना मिथिला तो सब घूमने छे, तो मिथिला में अक्सर हम सब पान मखान सबके सुने छे, तो हम मिथिला के कनी अपन अंदाज में सबके घुमावा चाहे छी। आओ अहाँ के आइ हम मिथिला घुमावे छी, आओ अहाँ के आइ हम मिथिला घुमावे छी। माछ मखाना पान संगे किछु और देखावे छी, माछ मखाना पान संगे किछु और देखावे छी। सुनै छियै एहि टोल में फलनामा के बियाह छै, तो चलू ना बराती संगे संगे अहाँ के मिथिला घुमावे छी। तो चलू हमरा संगे संगे। दरभंगा से निकल कर बराती जात मधुबनी, दरभंगा से निकल कर बरातू जात मधुबनी। टोपी मफलर लगा लिया, सवा गाछी में बैठ सकैया कनकनी। बुझलिए ना। आ कनी और सुनिए, मिथिला पेंटिंग वाला पाग जे पहिरब तो मास्क सेहो लगा ले। मिथिला पेंटिंग वाला पाग जे पहिरब तो मास्क सेहो लगा ले। कोरोना के आपके एकोटा मौका नहीं दे। जखन पहुंचब बरियाती तो है खूब स्वागत, माला पहिरायल जायत, फूल देल जायत और फुसफुस कऽ इंद्र सेहो लगायल जायत। बुझलिए। आज्ञा डाला अंगना जायत और फेर हैत बर के परिछन। आज्ञा डाला अंगना जायत और फेर हैत बर के परिछन। देखब कनी बैठ कर, क्या कि साइड सरहोज फेंकत गोबर और पिठार के मुठरा भर भर कर। और एक बात कनी सुनी,
कतबो है हंसी मजाक है, कतबो जो हंसी मजाक तो पारा नहीं चढ़े, क्योंकि यह तो छे अपन मिथिला के रीति। आप आयल भोजनक बारी, यो कुटुम यो सरकार कह कह के खुएता 56 प्रकार, यो कुटुम यो सरकार कह कह के खुएता 56 प्रकार, बस एकटा और कह के भर देता अहाँ के पार। खा पी कर मुख शुद्धि सेहो भेटत भर हाथ, खा पी कर मुख शुद्धि सेहो भेटत भर हाथ, सब मिलकर दियो आशीर्वाद बर कन्या के, हंस कर लिए एक दो फोटो, ताकि यह सब तो बनत अहाँ के याद। भेल विवाह संपन्न विदा हेते बरियाती, भेल विवाह संपन्न विदा हेते बरियाती, लौका विदाई में भेटल चमचम कुर्ता और धोती। एक संगे संगे एगो और सुनावे चाहब, अखन के जो किछु सीन देख रहल छी ओइ पर किछु लिखलिए है, ओना तो पंक्ति बचले नहीं है, फिर भी सुनावे चाहब। चौकी पर बैसले बैसले चाही यहाँ के रोटी तरकारी, चौकी पर बैसले बैसले चाही यहाँ के रोटी तरकारी, लेकिन नौकरी करब वहाँ सरकारी। एना केना चलते यो सरकार, एना केना चलते यो सरकार। 10-10 घंटा के नींद ले, लेकिन सपना अहाँ के पूरा हो अखने। 10-10 घंटा के नींद ले, लेकिन सपना अहाँ के पूरा हो अखने। एना केना चलते यो सरकार, कहियो ना, एना केना चलते यो सरकार। पढ़ाई लिखाई करब नहीं, करब हमर पान, पढ़ाई लिखाई करब नहीं, करब हमर पान, तखन अहाँ चाहै छी कि हैत बिहार के नाम। एना केना चलते यो सरकार। तनी शरीर नहीं झुकैत, एको गो खोर नहीं हिलैत, लेकिन दरभंगा अहाँ के चाही स्मार्ट। एना केना चलते यो सरकार, एना केना चलते यो सरकार। बमबारी के रोकब नहीं, गोलीबारी में टोकब नहीं, लेकिन मिथिला के राखब शांत। एना केना चलते यो सरकार, एना केना चलते यो सरकार। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना। और अब इस रचना के बाद में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अमित कुमार को कि अमित कुमार आए और अपनी रचना हम तमाम सुनजनों तक पहुंचाएं। अमित कुमार। थैंक यू भैया। मैं सागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया इस अष्टदल में कविता पढ़ने का, जो मेरी स्वयं की रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब आजकल ऐसा हो गया ना, गांव घर में हर जगह सिलेंडर गैस चूल्हा आ गया है। तो पहले तो लकड़ी पे गैस चूल्हा पे बनता था, लेकिन अब हर जगह गैस सिलेंडर पे खाना बनता है। तो उस पर मैं सुनाना जा रहा हूँ कविता। जाने कहाँ गए वो दिन, कि जाने कहाँ गए वो दिन, वो गोबर से लिपा आंगन, वो मिट्टी का चूल्हा, वो लकड़ियों की आंच। जाने कहाँ गए वो दिन, वो बाजरे की रोटी, वो नून तेल की सब्जी, जीवन का प्यास और कुएं का पानी। बरसों बरस देखा है मैंने माटी के चूल्हे पर, कि बरसों बरस देखा है मैंने माटी के चूल्हे पर, माँ का प्यार और ममता से भरी रोटियों का स्वाद। जाने कहाँ गए वो दिन, वो बेरहम सी मेरी भूख, वो मेरी आंखों की आंसू, मेरी माँ की ममता और चूल्हे की याद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और अब इस कड़ी में आज के किलकारी की तरफ से आखिरी युवा कवि जिसको मैं मंच पर आमंत्रित देना चाहता हूं, और वो हैं हमारे बीच आर्यन। मैं चाहता हूं कि आर्यन आप मंच पर आएं और अपनी कविताएं हम तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो हमारे आज के अतिथि, उनको मेरा प्रणाम, और जितने भी हमारे बड़े गुरुजन और जितने भी शिक्षक हैं यहाँ, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे सहपाठियों को हेलो, और बड़े भैया को हाय। तो मैंने लॉकडाउन के कड़ी में ही एक कविता लिखी थी। वैसे मैं उतना लिख नहीं पाता, लेकिन किलकारी में उस समय वर्कशॉप चला था ऑनलाइन, तो उसमें मैंने कुछ लिखा है, और वो बहन और भाई से रिलेटेड है। वो रक्षाबंधन पे था, और सुनाते हैं, फिर देखिए। प्यारा सा त्यौहार आया, भाई बहन का प्यार लाया। प्यारा सा त्यौहार आया, भाई बहन का प्यार आया। बहनों ने की खूब तैयारी, भाइयों का भी क्या कहना। बहनों ने की खूब तैयारी, भाइयों का भी क्या कहना। प्यारा सा त्यौहार आया, भाई बहन का प्यार लाया। ये कैसी महामारी आई, त्योहारों पे ग्रहण लगाई। ये कैसी महामारी आई, त्योहार पे ग्रहण लगाई। कोरोना में भी क्या कोई घर से निकल पाया, और ना ही कोई घर से अंदर आ पाया। कई बहन फंसे हुए हैं, कई भाई भी फंसे हुए हैं कोरोना के कारण लॉकडाउन में। पर ये डिजिटल दुनिया ने क्या खूब धूम मचाई। भाई बहन का प्यार आया, भाई बहन का प्यार आया, और खुशियों भरमार लाया। इसी कड़ी में आखिरी पंक्ति है। बहनों ने की खूब तैयारी, बहनों ने अपने हाथों से ये गोल गोल गुलाब जामुन बनाए। बहनों ने अपने हाथों से ये गोल गोल गुलाब जामुन बनाए। भाई बहन का प्यार क्या आगे ये कोरोना टिक पाए। भाई बहन के प्यार के आगे ये क्या कोरोना टिक पाए। प्यारा सा त्यौहार आया, भाई बहन का प्यार लाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि अब तमाम युवा कवियों से कि आप अपने अपने मंच पर जगह पर विराजमान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां तमाम युवा कवियों को। और अब मैं आवाज देना चाहता हूं कि मंच पर तशरीफ लाएं ऋषभ झा, सुमित श्री झा, निखिल मिश्रा और विशाल कुमार झा। मैं आग्रह करता हूं कि तमाम युवा रंगकर्मी, युवा कवि, साथ साथ हमारे बीच मैं आप तमाम चारों लोगों को चाहता हूं कि मंच पर अपनी अपनी जगह विराजमान हो जाए। और अब इस कविताओं की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं कि जो हमारे बीच आकर आप तक कविता पहुंचाएंगे वो हैं सुमित श्री झा। मैं चाहता हूं कि सुमित श्री झा को सुने, ये बहुत ही उम्दा लिखते हैं। इनकी बातों को गौर से सुने और हम समझने की कोशिश करें इनके अंदर की मनोदशा को। सुमित श्री झा। धन्यवाद उज्जवल भैया। यहाँ उपस्थित सारे विद्वत जन, बड़े अग्रज और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव, सबको मेरा प्रणाम। अनुमति चाहता हूँ सब कविता के लिए। मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। परिंदे उड़ने में इतने व्यस्त हुए, परिंदे उड़ने में इतने व्यस्त हुए कि पैरों की फिर खबर ना ली। आंगन में खिलने वाले फूल झड़ जाते हैं, आंगन में खिलने वाले फूल झड़ जाते हैं किसी चुनने वाले की आशा में। उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होती अब, उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होती अब। आंगन ने ओढ़ ली है सीमेंट की चादर। गांव से शहर की दूरी बहुत लंबी है, गांव से शहर की दूरी बहुत लंबी है। जितनी दलान पर की धूप, गांव से शहर की दूरी उतनी लंबी है जितनी दलान पर की धूप। तालाबों के घाट पर मवेशियों के पैरों का निशान बीती सभ्यता का शोध विषय होगा। तालाबों के घाट पर मवेशियों के पैरों का निशान बीती सभ्यता का शोध विषय होगा और मवेशियों का गृह पूरा तात्विक स्थल। बखारी की बातें हमें रोचक लगती है, बखारी की बातें हमें रोचक लगती है, आज करीन ऐतिहासिक लगता है। मेरे बच्चों को यही सब लगेगा, मेरे बच्चों को यही सब लगेगा, कोठी और मिट्टी का चूल्हा। मेरे साथ ही गांव जवान होकर बनता जा रहा है शहर, मेरे साथ ही गांव जवान होकर बनता जा रहा है शहर। जैसे गांव भी अब लौट नहीं सकता, जैसे नहीं लौट सकता है मेरा बचपन। अब मैं एक और कविता सुनाने जा रहा हूं। कविता है, परिंदों को आसमान पता है, परिंदों को आसमान पता है, हिंदुस्तान का शान पता है। परिंदों को आसमान पता है, हिंदुस्तान का शान पता है। तस्वीरों के रंग बदलने वाले, तस्वीरों के रंग बदलने वाले आंखों को सब नाम पता है। परिंदों को आसमान पता है, हिंदुस्तान का शान पता है। तस्वीरों के रंग बदलने वाले आंखों को सब नाम पता है। उसको सबकी खबर है रहती, उसको सबकी खबर है रहती, उसको उसका काम पता है। उसको सबकी खबर है रहती, उसको उसका काम पता है। ध्यान दीजिएगा, रोटी कैसे सेकी जाती है, रोटी कैसे सेकी जाती है, राजनीति का विज्ञान पता है। रोटी कैसे सेकी जाती है, राजनीति का विज्ञान पता है। सोशल होती मीडिया की बातें, सोशल होती मीडिया की बातें, सबको सबका ईमान पता है। परिंदे को आसमान पता है, हिंदुस्तान का शान पता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक दो लाइन है कि बहरों के शहर में आए हो तुम, बहरों के शहर में आए हो तुम, तुम्हें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें शोर करना पड़ेगा और शोर अगर ऐसा हो तो वहां तक पहुंचेगी। और इसी के साथ अब मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर हमारे बीच आए युवा अभिनेता, कवि, साहित्यकार, न जाने हर विधा में खुद को अपने आप को पूरी तरह से झोंक कर अपने आप को मजबूत बना के सबके सामने पेश किया है निखिल मिश्रा जी ने। मैं चाहूंगा कि निखिल मिश्रा मंच पर आए और अपनी कविताएं सुनाएं।
धन्यवाद उज्जवल। ये माइक यूज़ कर सकते हैं क्या? पंकज भैया कहीं हैं? ठीक, ज़्यादा कंफर्टेबल हो। शब्दों के रूप में कविता का रूप नहीं दिया है इसे, पहले आप खुद सुने और इसे आप जो रूप देना चाहें उस रूप में से स्वीकार करिए। शुरू करते हैं। मृत्यु एक पर्याय है उस लोक का जिसके चारों ओर सब झूठ है। नींद की वो अंतिम सीमा जिसको लांघ पाना स्वयं ब्रह्मा के बस में नहीं। सच और झूठ के बीच से यह काया अनुपस्थित होकर किसी दरख्त के नीचे सूखने लगती है। चिता की ताप प्रमाण है शोक की परिस्थिति का। किसी का ओझल हो जाना अपने आप में इतना निर्मम है कि इसके परोक्ष में सारी उत्कंठाएं सफेद वस्त्र में चुप बैठी होती है। आंगन का कण कण उस सूनापन का बखान करता है जो शमशान के भस्म में पसरा है। और फिर सांत्वनाएं दिया जाता है एक मन गढ़ंत कहानी का निचोड़ जिसमें केवल 4 शब्द होते हैं, सब ठीक हो जाए। ये चारों शब्द कितने शांत है ना, किसी अवकाश की तरह। जब कोई मरता है तो जलने लगती है उसकी लिखी हर झूठी कविता और दान कर दिए जाते हैं उसकी हर कहानियों। झूठ एक ऐसा पूरक है जिसके नहीं होने से हमारे जिए हुए का कुछ अंश यथार्थ कभी नहीं माना जा सकता। झूठ को अगर कुछ पल मात्र के लिए किसी कीमती संदूक में बंद छोड़ दिया जाए तो सच्चाई का आधा हिस्सा बेरंग हो जाएगा। हम सब दुनिया के उन हिस्सों में प्रत्येक दिन झूठ बोलते हैं जिन हिस्सों में कोई लोभ पल रहा होता है। लोभ के आकस्मिक निधन हो जाने पर हमारा अंतर्मन कुछ दिनों के लिए शोक में मौन हो जाता है। वही मौन एक इंसान के पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक वो सच बोलने का अपराध न करे। हमारे कमरे के हर कोने से कुछ झूठ हमें घंटों निहारते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। कहीं कुछ ख्वाहिशें अधमरी पड़ी होती है झूठे वादों के शोक में चित्कार कर, तो कहीं एक सच्ची जिम्मेदारियों को पूरा करते करते थक जाता है एक मन। झूठ के कोप से निकली हर उम्मीद किसी पराये पात्र से ब्याह कर लेती। मुझे नहीं लगता ये कहना अनुचित होगा कि झूठ ने ही हमें उन विडंबनाओं से बाहर निकाला है जिसके अंत में होता है एक खालीपन। खालीपन कैसा अनाथ शब्द है, जैसे दुनिया के हर वस्तु ने ठुकरा दिया हो उसे अपनाने से। जैसे किसी भी व्यक्ति ने उसे अपने शुरू अंत, गीत, कहानी, वर्तमान, भविष्य, तन मन, वजह, हर्ष, शोक, लफ्ज, सांसें, ख्वाब, ख्वाहिशें किसी के लिए छुआ तक नहीं। जैसे किसी के मृत्यु शैया पर भी चले जाने से उसकी अनुपस्थिति का शोक गम के किसी भी खाली रेखा को नहीं भरना चाहता। मुझे वो आशियाने बहुत पसंद आते हैं जिसमें कमरे कम होते हैं, क्योंकि जहाँ कमरे कम होते हैं वहाँ होता है कम शोक। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति थी और इसी प्रस्तुति के साथ अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे बीच आए युवा कवि, रंगकर्मी, हम सबके चहेते, बहुत ही अच्छे गायक भी। मैं मंच पर आवाज़ देना चाहता हूँ ऋषभ झा जी को। ऋषभ झा आप मंच पर आएँ और अपनी कविताएं हम सबको सुनाएं। नमस्कार सभी को, जो लोग यहाँ आए और जितने भी बड़े हैं उन सबको प्रणाम, और जो भाई बंधु हैं यहाँ, शुक्रिया भाई आने के लिए। तो शाम कविताओं की शाम है, कविताओं की बात हो रही है तो कविताओं के बारे में ही बात करते हैं। हो सकता है बहुत लोग इससे कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन सच्चाई है। कैसे लिखी जाती है एक अच्छी कविता? एक अच्छे कलम से, एक अच्छे कागज़ पे, अच्छे हाथों से या अच्छे मन से, या फिर इर्द गिर्द की अच्छी चीज़ों से। जब अपने कल में झांकता हूँ, स्वयं को देखता हूँ तो आश्चर्य होता है। मेरा पूरा बचपन कहानी और किस्सों में लिपटा रहा है। काव्य से तो कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। ऐसे में कुछ भी लिखने की चेष्टा करना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे।
मेरा पूरा बचपन कहानी और किस्सों में लिपटा रहा है। काव्य से तो कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। ऐसे में कुछ भी लिखने की चेष्टा करना अच्छा है, पर यदि मैं कहूँ कि हिंदी, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं के भारी शब्दों को एक साथ गढ़ के उड़ेल दिया जाए पूरे कागज पर और उम्मीद की जाए कि अब बनेगी एक अच्छी कविता, मुझे लगता है ये छल होगा। पर किसके साथ? उस स्याही के साथ जिससे यह लिखा गया, उस कागज के साथ जिस पे यह लिखा गया, उन तमाम शब्दों के साथ जिन्हें इस कविता में लिखा गया, या फिर उन सुनने वालों के साथ जिन्हें मेरी पहली कविता अच्छी लगी। सुना था काव्य का अपना एक ढंग होता है, स्वरूप होता है, एक उद्देश्य होता है, उसका अपना एक व्याकरण होता है। पर इस युग की कविताओं में झलकता है ऊपरी भाव, ऊपरी उद्देश्य और वही ऊपरी तालीम। और यह दुखद है कि हम रह जाते हैं किनारे पे ही और नहीं डूब पाते हैं अपनी ही कविता। किसी ने कहा अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ो, और मैंने पलटी उस युग के संग्रह की कुछ पृष्ठें। संवेदनाएं, आरंभ, जन्म, प्रकृति, हंसी, प्रेम, श्रृंगार, पीड़ा, भूख, महामारी, तपस्या, तृष्णा, विरह, मिलन, विचरण, सपने, सत्य, झूठ, अंधकार, प्रकाश, मृत्यु, वियोग, अंत। अभी बाकी है ऐसे असंख्य पृष्ठ और बाकी है मेरा इनमें डूबना। शायद फिर भी मैं नहीं लिख पाया एक अच्छी कविता। तत्काल मैं अधूरा और ये मेरी अधूरी कविता है। कविता से शुरुआत करने के बाद हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आखिरी ही है, लेकिन इसके मायने सबके लिए अपने अपने हिसाब से हो सकते हैं। मैंने अपने मायने से लिखा। अतीत एवं भविष्य की संभावनाएं वर्तमान को अधीर करती हैं। संभावनाएं खींचती हैं प्रयासों के अनंत सागर की ओर। सागर फेंक देता है हल्के व्यक्तित्व को। मत पूछना सागर की मर्यादा। मर्यादा में धर्म बनता है, नदी तालाब बनते हैं और बनता है प्रयास। साधारण मनुष्य के साधारण जीवन को घेरता है अंधत्व और अंकुरित होती है कुछ असाधारण महत्वाकांक्षा। सामान्य मनुष्य सदैव सुखद जीवन की कामना करता है, निरंतर धर्म को साधने एवं ग्रहण करने का प्रयास करता है। स्वयं के धर्म के वहन हेतु असंख्य अदृश्य अधर्म करता है और स्व को प्राप्त होने वाला न्याय समाज के साथ होने वाला अन्याय बनता है। तो ऐसे क्या धर्म ही अधर्म का सृजन नहीं करता? क्या न्याय अन्याय एक दूसरे के परस्पर आधार नहीं बनते? फिर एक ही कोख से जन्मे भाइयों के बीच पक्षपात क्यों? अधर्म के हिस्से अपमान, तिरस्कार, सूर्यास्त। धर्म के हिस्से संसार का सम्मान, स्नेह और सूर्योदय क्यों? माता पिता अपने स्नेह और संस्कार से सींचते हैं अपनी जड़ों को, संतुष्ट करते हैं अपने पूर्वजों को और सुसज्जित करते हैं स्वयं के लिए स्वर्ग का मार्ग, और प्रेम के गर्भ में पलता है अंश भर स्वार्थ। वृद्धत्व कंधे पर सवार, नेत्रों में शेष थकान, कुछ विशेष आशाएं, हृदय में मुक्ति का सुख और मस्तक में स्वर्ग नरक का निरर्थक प्रलाप। शाखाओं पे टांग जाते हैं संपत्ति का भोग, जीवन भर के पाप कर्म, धर्म अधर्म का भार। शाखाएं टूट जाती हैं, भूमि पर पड़े अवशेष को भून खाते हैं। जड़ें अस्थिर होती है, परिवर्तन स्थान लेता है। शंखनाद, हृदय शांत, रात्रि का अंत और काल के द्वारा पुनः नवनिर्माण होता है। शुक्रिया। बेहद ही खूबसूरत रचना जीवन की वास्तविकता को हम सब तक पहुंचाने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहता हूं उनको, जो युवा कवि भी हैं और साथ ही अभी अभी हाल में ही CSIR नेट में JRF लेकर हम सब का नाम, हमारे तिरंगा का नाम एक ऊंचे पायदान तक लेकर गए हैं, श्री विशाल कुमार झा जी को अपनी कविताएं व्यक्त करते हैं। आदरणीय इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, आज के विशिष्ट अतिथि और आप सभी सुधी श्रोतागण, मेरी दो कविताएं। पहली कविता है स्वतंत्र। यह दरअसल स्वतंत्र है। मैं कविता प्रस्तुत करूँ। इस मुल्क का हरेक मैं प्रस्तुत करता है समाजवाद के डपटी पर पूंजीवाद का संगीत।
इस मुल्क का हर एक में प्रस्तुत करता है समाजवाद के डफली पर पूंजीवाद का संगीत। सत्ता निर्देशित ये धुन रंगमंच पर लेकर आए हैं सारे नए प्रश्न, नया जश्न, बुनियाद बिसात कर। थिरक रहे हैं हर कदम कदम से कदम टाल कर, स्याही की नीली निशान को हर महीने मिलकर किया है बेअसर। पूंजीवाद समय के इस दौर का आइटम सॉन्ग है। अर्थहीन गीत, दिशाहीन संगीत, पूर्ण प्रदर्शन और दिग्भ्रमित करने की कला से युक्त। समाजवाद 70 के दशक का सदाबहार संगीत होता, पर 90 के दशक के रोमांस पाने की कोशिश में वह गुम गया है पूंजी के प्यार में। और यह कुछ यूं सा है जैसे उस दशक के सिनेमा की प्रेम कहानी। अब जब इस प्रेम की भनक लगी है सभी को, मार धार, भागम भाग, डायलॉग, शेष कहानी भी सामने आने लगे थे। मुझे इंतजार है क्लाइमैक्स का, जहां पूंजी ठुकरा देगा समाजवाद को, जा गिरेगा एक मजबूत पूंजी के गोद में और सिनेमा समाप्ति की ओर बढ़ेगा। नए आइटम नंबर के संग कैरेक्टर के नाम चलते रहेंगे, आखिर में लिखा होगा डायरेक्टर सत्ता। दूसरी कविता दूसरे बिंदु की है। यह कविता बिल्कुल अलग बिंदु की थी। कविता का शीर्षक है सफेद इश्क। कविता कुछ इस प्रकार है। इससे पहले कि प्रेम रंग प्रधान हो जाए, इससे पहले कि प्रेम रंग प्रधान हो जाए, आओ हम दो हस्ताक्षर करें सादे कागज पर। बिना कोई वादे किए, इरादे लिए, चलें देर तक, दूर तक, इतने कि हो जाए ओझल रंगों के चित से पन, लाल और हरे का। दिखे बादलों के लिबास में या फिर काले आकाश सा, जो समंदर के गोद में नीला सा दिख रहा। इस कविता की जो परिकल्पना है, वो जिस परिकल्पना के संदर्भ में मैंने लिखा, मैंने कोशिश की उसको कम से कम शब्दों के साथ रखने की। हम अपने सामाजिक दायरे में संभवतः हमारी रंगों की अवधारणा भी खुशियों की अवधारणा के साथ होती है, और उसमें सबसे कम जगह जिसको दी गई है वो है सफेद। धन्यवाद आपको। बहुत 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 खूबसूरत विशाल। विशाल की इस कविता सफ़ेद प्रेम पर मुझे एक 4 लाइन याद आ रही है। ये लाइन 4 लाइनें मैंने तब लिखी थी जब दिल्ली में जब ऑनर किलिंग के नाम पर मृत्यु कर दिया गया था, अंकित को मार दिया गया था। तो मैंने लिखा था, ये तमाम ऑनर किलिंग के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि हम मर भी जाएंगे अगर तो इस जर्रे में मिल जाएंगे, हम मर भी जाएंगे अगर तो इस जर्रे में मिल जाएंगे और फिर घास बन सांस लेंगे। हम मर भी जाएंगे अगर तो इस जर्रे में मिल जाएंगे और फिर घास बन सांस लेंगे, जिसे तोड़ कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के कानों में गुदगुदी करेगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आप तमाम कवियों को कि आप अपने मंच पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों। और अब मैं मंच पर आग्रह करना चाहता हूं, और अभी जो हमारे बीच ये पीठ बैठी है, ये तमाम लोग कलाकारों, रंगकर्मियों और साहित्यकर्मियों का एक ऐसा है जिनकी रचनाएं, जिनकी कविताएं हम अक्सर तमाम पढ़ते रहते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा आदित्य कर्ण जी को कि आदित्य कर्ण जी आए और अपनी रचनाएं तमाम दर्शकों तक पहुंचाएं। यहाँ उपस्थित आप लोगों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, और सबसे पहले ये खूबसूरत संध्या को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके सामने मुझे प्रस्तुत किया। और मैं स्पॉटलाइट थिएटर का भी प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सागर भैया का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आप लोग मुझे सुनेंगे तो आप लोग ही तय करें। सबसे पहले मैं सुमिर श्री जी का भी सुना हूँ गाँव के बारे में, तो 4 पंक्ति मुझे मेरी ही लिखी हुई याद आती है कि कुछ भी ना बदला है गाँव में, कुछ भी ना बदला है गाँव में, बस यादों का शमशान हो गया है। कुछ भी ना बदला है गाँव में, बस यादों का शमशान हो गया है। इंतजार में बच्चों के बूढ़े आंखों से पानी का नुकसान हो गया है। हमारे शहरों की तरह, हमारे शहरों की तरह दिलों का पक्कीकरण नहीं हुआ है। हमारे शहरों की तरह दिलों का पक्कीकरण नहीं हुआ है। यहाँ
लेकिन हाँ कुछ पक्कों का मकान हो गया है। तो अभी हमारे पूर्व कवि मित्र बहुत सारे भारी भरकम शब्दों में आप लोगों के ऊपर भार बना दिए हैं, तो मैं कुछ हल्की फुल्की बातें करते हुए इस शाम को थोड़ा मनोरंजित करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि खास करके उस वो भाग वाले जो हैं, तो उनके लिए है कि इश्क वो है जो निरंतर अथक हमेशा अपनी बनाई हुई दुनिया में और ऊंचा उड़ने वाली कोई बेचैन चिड़िया, और इश्क नहीं है तो बस वो जो एक उम्र पर आकर ठहर जाए, क्योंकि मुकम्मल होना इश्क नहीं हो सकता। ऐसे ही दो लाइन दो पंक्तियां मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग आह वाह कर सकते हैं जिनको इच्छा हो। बाकी सब लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो बैठे हुए जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी समझ हो, बाकी सब लोगों को मैं नहीं कहता हूँ। बस न जाने किस उम्र पे खत्म होगी ये तलाश मेरी, ये आज के युवाओं के लिए है कि न जाने किस उम्र पे खत्म होगी ये तलाश मेरी, न जाने कब मिटेगी इस दिल से ये आस मेरी। खुद को तुम ये जो हंसता हुआ एक पुतला हूं मैं, कभी खूंटी पे टंगी मिलेगी लाश मेरी। और ये निब्बा निब्बियों के लिए है। निब्बा निब्बी को तो आप लोग जानते होंगे आजकल के दौर में। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे प्रॉमिस, बहुत सारे वादा होते हैं, टूटते रहते हैं। तो उनके लिए मैं कहूंगा कि हम हैं तन्हा तो तुम्हें कोई गम है क्या, हम हैं तन्हा तो तुम्हें कोई गम है क्या, परेशान हो तुम तो खुश हम हैं क्या, खुद को तुम मूरत वफा कहती हो। तवज्जो दीजिएगा कि खुद को तुम मूरत वफा कहती हो, तो क्या हम बेवफा सनम है क्या। और इस सब लोग करते हैं, थोड़ी बहुत किसी की चर्चा होती है, किसी का छुपा रहता है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आंखों में समंदर भर का पानी हो, आंखों में समंदर भर का पानी हो और होंठ फिर भी मुस्कुराने लगे। तलब लगी हो बस उसे पाने की, तलब लगी हो बस उसे पाने की, और दिल सब ठीक है गुनगुनाने लगे। सच्ची मोहब्बत का बस यही अंजाम होता है। आजकल के लिए मैं कह रहा हूं कि सच्ची मोहब्बत का बस यही अंजाम होता है कि हारा हुआ इश्क में बस इश्क ही पढ़ाने लगे। तो इश्क क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को कि इश्क करना है तुमसे, इश्क करना है तुमसे, वो इश्क जो बस इश्क होगा, वो इश्क जो बस इश्क होगा। अकेला अविचल निश्चल निराधार, अकेला अविचल निश्चल निराधार, जिसमें जिद न होगी पाने की, जिसमें जिद न होगी पाने की, न डर होगा खोने की, न पास जाने का कोई वजह होगा और न दूर जाने की जरूरत। अगर कुछ होगा तो बस इश्क होगा, अगर कुछ होगा तो बस इश्क होगा। न समय का पहरा होगा, चर्चा न खुलेआम होगा, न कोई किसी से कुछ कह रहा होगा। कहो कर सकोगे ऐसा इश्क जो बस इश्क होगा। आखिरी में मैं अपनी एक कविता जो कि काल, जिसका शीर्षक काल है, काल समय, जो हर कोई इससे बंधा हुआ है और इससे बंधा ही रहना सही है, उचित है, और समय के साथ बदलते रहना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में रखता हूँ अपनी एक कविता। काल, क्या हुआ भला जो चिंतित हो, क्या हुआ भला जो चिंतित हो, किस बात से इतना विचलित हो। जब जन्म अकेले ही लिए, अब मरना भी है आप तुम्हें। जब जन्म अकेले ही लिए, जो आए थे सब चले गए। आप लोगों के बीच में रहता है ना कि वो चली गई या वो चला गया या फिर कोई चले गए, भगवान के प्यारे हो गए, तो उन सबको मैं समझा दूं कि जो आए थे सब चले गए। राम कृष्ण कबीर, जो आए थे सब चले गए। राम कृष्ण कबीर, दशा एक सी हुई सबकी, चाहे राजा रंग फकीर। बस इतना सा अफसाना है, बस इतना सा अफसाना है, जो आया है उसे जाना है, जो आया है उसे जाना है। मैं बस 4 पंक्ति बोल करके अब विराम लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको सुनना है। तो मैं कहता हूं कि जब बैठा होता हूं मैं अकेले, जब बैठा होता हूं मैं अकेले,
अथाह शांति समेटे खुद में। अकेला होता हूँ बस बाहर से, अकेला होता हूँ बस बाहर से, भीतर तो मानो एक पूरी दुनिया चल रही होती है साथ में। हाँ, दुनिया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये दिखावे की दुनिया नहीं। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो दिखावे की दुनिया नहीं। ऐसी दुनिया जहाँ सही गलत नहीं होता, जहाँ सही गलत नहीं होता, प्यार नफरत नहीं होता, नहीं होता है वहाँ कोई छोटा बड़ा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको क्या कह दिया, क्यों कह दिया, हर कोई शून्य होता है, बस शून्य। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। एक बार जोरदार ताली आदित्य जी के लिए। अभी उन्होंने इश्क पे, बेवफाई पे तरह तरह की बात कही तो मुझे आनंद राज सिंह का एक गजल याद आता है। आनंद राज सिंह जी बड़े मजाकिया लहजे में एक गजल कहते हैं, जरा सुनिएगा कि यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। वह मुझको ये भाता है वो मेरी दीवानी है, वह मुझको ये भाता है वो मेरी दीवानी है, मगर मेरी दीवानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। वह मुझको ये भाता है कि वो मेरी दीवानी है, मगर मेरी दीवानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब का मतलब होता है आपके प्रेमिका का दूसरा प्रेमी या प्रतिद्वंदी। तो शेर है कि रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है। हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले, हमें ये जानकारी थी मियाँ पहले बहुत पहले। अदब से मांग कर माफी, आनंद राज जी बहुत माफी मांगते हुए आखिरी शेर कहते हैं कि अदब से मांग कर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ, अदब से मांग कर माफी भरी महफिल ये कहता हूँ, वो लड़की खानदानी थी मियाँ पहले बहुत पहले। और इसी शेर के साथ आवाज देना चाहता हूँ भागलपुर से आए हमारे मित्र, हमारे रंगकर्मी बंधु ऋषभ जी को कि मंच पर आए अपनी कविताएं हम दर्शकों तक सुनाए। ऋषभ जी। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल भैया। और कविता शुरू करने से पहले मैं सामान्य तो मैं शायरी नहीं लिखता या कुछ इस तरह की पंक्तियाँ नहीं लिखता, लेकिन आदित्य भैया ने जब इश्क के लिए ललकारा कि क्या इश्क कर पाओगे, तो बहुत आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने लिखा था तो 4 पंक्ति आदित्य भैया आपके लिए। आप इसको सजेशन या सलाह मशवरा जो भी कहते हैं करने से पहले एक होता है ना कि पूछ लिया जाता है किसी से, तो मैं आपके लिए कहूँगा कि दर्द की कोई इंतहा नहीं होती, दर्द की कोई इंतहा नहीं होती, दर्द दिल अल्फाजों में बयां नहीं होती, दर्द की कोई इंतहा नहीं होती, दर्द दिल अल्फाजों में बयां नहीं होती। लाख कोसले ये दुनिया मौत को है यारों, लाख कोसले ये दुनिया मौत को है यारों, मगर मौत जिंदगी की तरह दर्द इंतहा नहीं होती। अब ये पंक्ति आपके लिए आदित्य भैया। अगर मोहब्बत ही करना हो तो चुपचाप कर लेना, अगर मोहब्बत ही करना हो तो चुपचाप कर लेना, क्योंकि खुद को बर्बाद करने की बात यूं सरेआम नहीं होती। आपने ललकार तो दिया लेकिन भाई चुपचाप नहीं करना, ललकारने से भी कॉन्फिडेंस में मत आना। तो उसके बाद मैं कविता पे आता हूँ। तो मैं अभी तक सच में नहीं समझ पाया हूँ कि कविता कहते किसको। जब उसकी परिभाषा की बात हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुकबंदी होनी चाहिए या फिर उसका राइम मिलना चाहिए या वो छंद जो होते हैं कैसे स्वतंत्र हों, तो मैं नहीं समझ पाया हूँ। तो इसके लिए मैंने एक लिखा था कविता का रहस्य, उसका शीर्षक है कविता का रहस्य। जीवन के हर मोड़ पर एक कविता खड़ी होती है, या फिर यूं कहें कि हर कविता जीवन में एक नया मोड़ लेकर आती है। मैंने जब भी कुछ लिखा वो दरअसल मेरे जीवन का एक मोड़ रहा है, कविता नहीं। मैंने कभी कविता नहीं लिखी, मैंने बस हर मोड़ पर बदलते रास्तों का गणित लिखा और कुछ शब्दों के माध्यम से अपने चिन्हों को छोड़ता चला गया। मैंने कभी कविता नहीं लिखी, मैंने कई बार दूसरों की भावनाओं को समेटा है अपनी लिखी पंक्तियों में, किसी और के एहसास को अपने हिसाब से पिरोया है उन पंक्तियों में। कई बार चुराई है मैंने किसी और की कहानी और दे दिया है उसे अपना शीर्षक। मैंने कभी कविता नहीं लिखी, मैंने कभी कविता नहीं लिखी, लेकिन मैं हमेशा किसी कविता की ताक लगाए रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ वो रहस्य जो किसी शब्द को वाक्य और फिर उस वाक्य को कविता बना देती है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद जब कोई उधर से गुजरे तब मेरे छोड़े चिन्हों से उसे रास्ते का अनुमान हो जाए और मेरे शब्दों के गणित में उसे वो रहस्य मिल जाए। सचमुच मैंने कभी कविता नहीं लिखी, मैंने बस ढूंढा है वो रहस्य ताकि मेरे हर शब्द एक नई कविता को जन्म दे सके। मैंने कभी कविता नहीं लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रेम पर कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने।
तो शीर्षक भी इसका प्रेम ही है। तो कुछ इस तरह सर, एक दिन हम दूर हो जाएंगे, मेरे पास तुम्हारी यादों के अलावा शेष कुछ ना होगा। एक दिन हम दूर हो जाएंगे, मेरे पास तुम्हारी यादों के अलावा शेष कुछ ना होगा। तब तुम किसी और के वर्तमान को संभाल रही होगी, उसके भविष्य को संवार रही होगी। लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ अपने अतीत के किसी कोने में बैठा मिलूंगा। अतीत के किसी पन्ने में किए तुम्हारे जिक्र को ही पढ़ता रहूंगा। तब तुम किसी और के तस्वीर का हिस्सा होगी, तुम्हारे श्रृंगार में कोई दूसरा होगा। लेकिन मैं तब भी हमारी किसी पुरानी तस्वीर के सभी हिस्से में तुम्हें ही निहारता जाऊंगा, तुम्हारे श्रृंगार में खुद को ही ताकता फिरूंगा। तब तुम किसी और की बन चुकी होगी, तुम अपने वर्तमान में किसी और के साथ बीत रही होगी। लेकिन मैं तब भी तुम्हारा ही बना रहूंगा और अपने अतीत में तुम्हारे साथ ही बीत रहा होऊंगा, क्योंकि मेरे वर्तमान में तुम नहीं होगी। तब एक दिन वादे के मुताबिक तुम अपने वर्तमान से मेरे अतीत में आओगी और मैं तब भी उसी कोने में बैठा तुम्हारी बाट जोह रहा होऊंगा। हम मिलेंगे अपने भविष्य में और हमेशा के लिए संग हो जाएंगे अपने इतिहास में। सुनो, तुम आओगी ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ऋषभ के लिए। प्रेम पे इन्होंने इतना कुछ कहा, मुझे अमनदीप सिंह जी की एक गज़ल याद आ गई। उन्होंने भी, अमनदीप सिंह जी ने भी ये गज़ल लिखी थी। और अमनदीप सिंह जी के बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में MH1 पंजाबी में वहाँ पे कवि कंपटीशन, मतलब कविताओं का रियलिटी शो शुरू हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। गाने का हमने देखा, डांस का देखा, मगर पंजाबी ने शुरुआत किया कविताओं का एक कंपटीशन, जिस कंपटीशन में वो फर्स्ट आए हैं। तो उनकी एक गज़ल है, उनकी गज़ल उन्होंने प्रेम पे लिखा है। जब वो प्रेम से दूर हो जाता है तो उन्होंने लिखा था, बहुत हल्के शब्दों में है, अगर अच्छा लगे तो अमनदीप जी के लिए वाक़ कहिएगा कि अजब सी शेरनी थी वो जो केवल घास खाती थी। अजब सी शेरनी थी वो जो केवल घास खाती थी, जरा दो डांट मछली की तरह फिर मुंह बनाती थी। अजब सी शेरनी थी वो जो केवल घास खाती थी, जरा दो डांट मछली की तरह फिर मुंह बनाती थी। कि तुलसी तोड़ कर लाना गले पीछे से लग जाना, कि तुलसी तोड़ कर लाना गले पीछे से लग जाना। हमें यूं देख बनती चाय उबलना भूल जाती थी, हमें यूं देख बनती चाय उबलना भूल जाती थी। अरे किसने कहा हम लोग थे बस प्यार के भूखे, अरे किसने कहा हम लोग थे बस प्यार के भूखे। मैं आटा गूंथ कर रखता था वो पूरी पकाती थी, मैं आटा गूंथ कर रखता था वो पूरी पकाती थी। और इसी शेर के साथ मैं अब आवाज़ देना चाहता हूँ। हमारे बीच ये अभिनेता भी हैं, अपने कुछ वीडियोस भी बनाते हैं, अपने कॉमेडी वीडियोस के लिए भी जगजाहिर हैं, साथ ही युवा कवि भी हैं। मैं बुलाना चाहूँगा राजेश शर्मा जी को कि राजेश आप मंच पर आए और अपनी कविताएं सुना। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा राजेश XRMA। बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार और सेम एज वाले को व्हाट्सएप डोट। चलिए, प्यार की बातें हो रही है तो एक तरफा प्यार पे भी मैं अपना सुनाना चाहूँगा। एक रात मैं सोया हुआ था और ऊपर चांद चमक रही थी, तो उसी रात मैंने लिखा था ये कविता। देखिए, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, एकाएक बुला लिया गया है तो सुनाता हूँ। वाह वाह। कि किसी रात अपने गोद को सिरहाना बना दूँ, कि किसी रात अपने गोद को सिरहाना बना दूँ, अपना सर रखकर सोए तू उस सिरहाने पर, मैं तुम्हारे बालों को प्यार से सहलाऊं। तू जी भर के सोए उस रात और मैं एकटक देखता रह जाऊं। तू करवट बदले जैसे चांदनी रात की चांद उतर आई हो जमी पर, मैं तुम्हारे चमकते चेहरे को अपने नैन से हृदय में चित्रण करता जाऊं। तू जी भर के सोए उस रात मैं एकटक देखता रह जाऊं। और सफर के बारे में मैंने कुछ लिखा है, वो सुना देता हूँ। देखिए, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, बार बार बता रहा हूँ। एक बुला लिया गया है सागर भैया, हम बोले कि नहीं देखना है, तुमको नहीं देखना है। मैं लिस्ट भी जाके देखा तो मेरा नाम नहीं, मैं जाके साइड में बैठ गया। तो चलिए, अच्छा, तो चलिए सफर में सुनाता हूँ। सफर में भीड़ है और उस भीड़ में अकेला मैं, सफर में भीड़ है और उस भीड़ में अकेला मैं। छोटी सी आंखों में सपने हजार हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए अकेला मैं। खुद के अंदर झांकू तो कई लोग हैं मुझ में, खुद के अंदर झांकू तो कई लोग हैं मुझ में, लेकिन कई लोगों को संभाले रखा खुद के अंदर अकेला मैं।
चलिए एक और सुना देता हूँ। दिन ढल रही है, शामें गुजर रही है, रात आने को है। दिन ढल रही है, शामें गुजर रही है, रात आने को है। रात के अंधेरे में तारे चमक रही है, बस चांद की कमी खल रही है। रात की अंधेरे में तारे चमक रहे हैं, बस चांद की कमी खल रही है। जब नजरें झुकी तो देखा तुझे, सोचा आज चांद जमीन पर क्या कर रहा है। चलिए एक और सुनाता हूँ। हम सफर में हैं और ये सफर कभी खत्म नहीं होगी। हम सफर में हैं और ये सफर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक मंजिल मिलने के बाद दूसरी मंजिल की ख्वाहिशें और बढ़ जाती हैं। चलिए एक और सुनाता हूँ। लंबा है मगर दो, अब मेरे पास दो है, मात्र दो है, वो सुन लीजिए, झेल लीजिए मुझको। कुछ टूटा है क्या, लगता है पतझड़ का मौसम आया है। कुछ टूटा है क्या, लगता है पतझड़ का मौसम आया है। एक मिनट, कुछ पीछे छूटा है क्या, बेफिक्र हो जा, क्योंकि नई पंखुड़ियां निकलने का भी मौसम आया है। एक और सुनाता हूँ। कभी पाठ कर रहा हूँ, नर्वस भी हो रहा हूँ तो। कि बहुत हुआ ये किस्सा खत्म कर, कि बहुत हुआ ये किस्सा खत्म कर, सामने आ आंखें मिला इजहार कर मोहब्बत का। सामने आ आंखें मिला इजहार कर मोहब्बत का, कि बहुत हुआ ये किस्सा खत्म कर। बढ़ने दे किस्से को किसी नए मोड़ पर, बढ़ने दे किस्से को किसी नए मोड़ पर, धीरे धीरे प्यार हो जाएंगे और भी गहरे समय के चोट पर। कि बहुत हुआ ये किस्सा खत्म कर, सामने आ आंखें मिला इजहार कर मोहब्बत का, कि बहुत हुआ ये किस्सा खत्म कर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कविताएं, शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ग्रामर, ये वो आगे पीछे तमाम चीजें हैं। साहित्य के लोग हैं, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि इन सबसे ऊपर होता है प्रस्तुति करने का अंदाज, और ये अंदाज बहुत खूबसूरत था, बहुत निराला था। और अब इन सब के बीच में बुलाना चाहूंगा वारिधि विशाल झा को, अपनी वारिधि आए मंच पर अपनी रचनाएं सब तक पहुंचाएं। नमस्कार, प्रणाम, सब गोटा के गोड़ लागे छी। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं कुछ इंग्लिश में, हिंदी में और मैथिली में भी कविता सुनाऊंगा। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं शुरू करूँ। सबसे पहले इंग्लिश में जो मैं सुनाने वाला हूँ वो 5 लाइन का है, और ये हमारे सारे थिएटर बंधुओं के लिए है। जितने भी हमारे थिएटर में लोग हैं, मैंने उनको डेडिकेट किया है ये, कि जब हम गाँव जाते हैं तो कई सारे लोग हमें नटुआ के रूप में, नौटंकीबाज के रूप में देखते हैं, हैया हैया ले नटुआ ले। तो इस पे मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा है कि वी मे बी अ नटुआ फॉर यू, वी मे बी अ नटुआ फॉर यू, वी मे डू नौटंकी लाइक नो अदर्स डू। वी मे बी अ नटुआ फॉर यू, we may do nautanki like no others do. We may be a rustic man of planet blue. You think we do it for money or to amuse? You think we do it for money or to amuse? No, my heart's pleasure and love for nukkar we choose. अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में जो मैंने लिखा है वो ध्रुव सत्य लिखा है, कि ध्रुव सत्य क्या होता है। तो शुरू करते हैं कि सत्य है तो असत्य है, सत्य है तो असत्य है, उदय है तो अस्त है, अंधकार है तो प्रकाश है, धरती है तो आकाश है, जन्म है तो मृत्यु है, अंश है तो अस्तित्व है, हार है तो जीत है, कहीं भेद तो कहीं प्रीत है, शीत है तो बसंत है, संत है तो असंत है, आदि है तो अंत है, एक है तो अनंत है, ईमान है तो बेईमान है, साधु है तो शैतान है, निर्धन है तो धनवान है, कमजोर है तो बलवान है, दर्द है तो दवा है, पानी है तो हवा है, जीव है तो ईश्वर है, नर है तो नश्वर है, चोर है तो पुलिस है, कोमल है तो पुलिस है, अपराध है तो जेल है, कोई पास तो कोई फेल है, धूप है तो छांव है,
सिर है तो पाँव है, प्यार है तो तकरार है, धन है तो व्यापार है, ठंड है तो गर्म है, शर्म है तो बेशर्म है, रोग है तो वैद्य है, दुख है तो दैव्य है, और अंतिम 2 लाइन कि कोई मीठा तो कोई तीता है, कोई हारा तो कोई जीता है। सबने प्रेम पे बोला था तो मैं भी प्रेम पे 8 लाइन की कविता एक सुनाऊंगा हिंदी में, और ये लॉकडाउन पे था और इसमें आप इमेजिनेशन देख सकते हैं लास्ट के 2 लाइन में। पहले लगेगा कि ये तुकबंदी किया जा रहा है, लेकिन लास्ट के 2 लाइन में मैंने इमेजिनेशन को थोड़ा यूज करके आप सभी के बीच रखने वाला हूँ कि इस लॉकडाउन में हम दोनों अपने अपने घरों में जरूर हैं, कि इस लॉकडाउन में हम दोनों अपने अपने घरों में जरूर हैं, पर हम मिल नहीं पाते पहले के जैसे, क्योंकि हम दोनों इस हालात में मजबूर हैं। रोज तुम्हें देखने तुम्हारे घर के बाहर आ जाना, रोज तुम्हें देखने तुम्हारे घर के बाहर आ जाना, आज भी सवार मुझ पर तुम्हारा वो फितूर है, पर मेरे घर से जो नजदीक हुआ करता था घर तुम्हारा, पर मेरे घर से जो नजदीक हुआ करता था घर तुम्हारा, आज मुझे वो भी लगता कुछ इस कदर दूर है। अंतिम 2 लाइन, जैसे कि मान लो मैं हूं तुम्हारा भारत और तू इंग्लैंड में परी मेरी कोहिनूर है। और अंतिम ये मेरे पिताजी को डेडिकेट मैं करना चाहूंगा, ये क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के बीच, आप जब अपने पिताजी को देखते हैं तो कई सारा थॉट्स आपके दिमाग में आता है। ये सरस्वती पूजा की बात है और वो अपने पूजा घर में बैठे हुए थे और थोड़ी सी आंखों में पानी थी उनकी, तो मुझे लगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसको मैंने मैथिली में उतारा है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो वो बहुत मायूस थे उस दिन, तो वो क्या कहना चाह रहे थे ये सरस्वती माँ से, ये मैंने कविता के रूप में पेश किया है। तो शुरू करते हैं, गा के मैं शुरू करूंगा कि मैं गई बुरबक लोक कहैया, मैं गई बुरबक लोक कहैया, पढ़ लिख पैग डिग्री रखने छी, पढ़ लिख पैग डिग्री रखने छी, क्यों ने मोजर दैया बुरबक लोक कहैया, मैं गई बुरबक लोक कहैया। सीधा सादा हम छी बालक, छल कपट नहीं जानी, घूस घास पर भेटे छै नौकरी, पसरल छै बेईमानी। एही कलयुग में हम नहीं सकबै, एही कलयुग में हम नहीं सकबै, क्यों ने हमरे सुनैया बुरबक लोक कहैया, मैं गई बुरबक लोक कहैया। बिनु पैसा के दिनहीन छी, बहुत व्यथित अछि जीवन, बिनु पैसा के दिनहीन छी, बहुत व्यथित अछि जीवन। दहो दिशा अनहार लगैया, जुटैन भोजन तीमन, सियान भेल बरकी अछि बचिया, सियान भेल बरकी अछि बचिया, कन फुसकी लोग करैया बुरबक लोक कहैया, मैं गई बुरबक लोक कहैया। बिना वादनी सुनु है भवानी, अहीं कहूँ लक्ष्मी सो, बिना वादिनी सुनु है भवानी, अहीं कहूँ लक्ष्मी सो। परवी पैसा के ई दुनिया छे, अहीं कहूँ शिवजी सो। किया देव रूसल हमरा सो, किया देव रूसल हमरा सो, हमरा किछ न फुराइया बुरबक लोक कहैया,
मैं गई बुरबक लोक कहैया। अंतिम पैरा कि कहे विशाल सुनु यो भैया, नहीं दोसर दोष देखाबू, अपन कर्म पर नहीं कानू यो, पौरुषार्थ अपन जगाबू। कर्म प्रधान कहल गेल जग में, कर्म प्रधान कहल गेल जग में, ई गीता ज्ञान कहैया, नहीं बुरबक लोक कहैया। मैं गई बुरबक लोक कहैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह कर रहे हैं आप तमाम कवियों से कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। और साथ ही अब मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा युवा, मगर हम युवाओं से थोड़े वरिष्ठ, हमारे प्यारे हम सबके अखिलेश कुमार झा जी, मोहन मुरारी भैया, सागर सिंह भैया, कि आप तीनों मंच पर आए और अपनी रचनाएं हम युवाओं तक, हम युवाओं के लिए पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि आप तीनों लोग मंच पर आए, मंच पर बैठे। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर आवाज देना चाहता हूं उनको जो आकाशवाणी में उद्घोषक भी हैं, जिनकी किताब भी छप चुकी है, जो नाटककार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और साथ ही अभी गुम्मक का करके एक श्रृंखला फेसबुक पर लगातार चालू है, जिसका करीब 100 लघु कथाएं लिखने के क्रम में है वो, और जिसके 70-80 हम लिख चुके हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हम सबके बीच अखिलेश कुमार झा। हम चाहते हैं अखिलेश भैया आप मंच पर आए और अपनी रचनाएं सुनाएं। बहुत धन्यवाद उज्जवल। सबसे पहले मंच के प्रणाम करे, अध्यक्ष महोदय के प्रणाम करै छी और दर्शक वृंद के सेहो प्रणाम करै छी। कविता शुरू करे से पहले दो पाती हिंदी में। दिल से दिल मिलाने का इंतजाम करो, वफा के फूल खिलाने का इंतजाम करो, ये पूछना पीछे कि आग किसने लगाई है, पहले जलते चमन को बचाने का इंतजाम करो। आब दुनू रचना हमारे मैथिली में अछि और जेना कि मंच के आदेश है जे अपन दूटा रचना पढ़ि सकै छी। तो पहिल रचना आब अंक समाओ। रुचि बैसो जुनी हिय पैसो पुनि, मुख मुस्की छिटकाओ, कान तरस गिल मधुर बोल ले, सरस प्रीति छलकाओ, हे मानिनी आब अंक समाओ। मन माहुर आ तन नहीं वश में, मन माहुर आ तन नहीं वश में, दूरी सबटा मिटाओ, हे रागिनी सरगम गावी सुनाओ। निशा भयाउन देग उठे नहीं, धवल किरण बनी, दशो दिशा चमकाओ, हे कामिनी एतिक न आव सताओ। जीवन आधा भरले बाधा, एकरा पूर्ण बनाओ, हे अंक शायिनी स्नेह सुधा बरसाओ। अगला बाती अछि कि कंत पियासल जाय न टारल, पीयूष परसी नैना वान चलाओ, हे गजगामिनी सहज एक भ जाओ। बेरंग भकर रहब कोना, विविध रंग भरी जाओ, हे मोहिनी इंद्र धनुष बन जाओ, हे मानिनी आबि अंक समाओ। आब अगला रचना है, हालांकि ई लिखल गेल छलै दोसर संदर्भ में, मुदा तेसर चारिम संदर्भ में सेहो जँ जोड़ी तऽ ताहि लेल स्वतंत्र छी अहाँ सब। रचना छै कि मंच के ध्यान सेहो चाहब और जे बचल खोचल श्रोता छी ओहो ध्यान दऽ देबै तऽ जे सब चल गेलखिन हुनकर भरपाई भऽ जेतै। उखड़ि किएक जाइ छी बात बात में, बिगड़ किएक जाइ छी बात बात में, उखड़ि किएक जाइ छी बात बात में, बिगड़ किएक जाइ छी बात बात में, बनल छलहुँ अहाँ सुरभित सुमन, बनल छलहुँ अहाँ सुरभित सुमन, बिखर किएक जाइ छी बात बात में, आ खेलहुँ जे शपथ अपन एहि प्रेम में, खेलहुँ जे शपथ अपन एहि प्रेम में, बिसर किएक जाइ छी बात बात में। आगू अछि कि हृदयक फुलवारी वसंत बनि आओ, हृदयक फुलवारी वसंत बनि आओ, उजर किएक जाइ छी बात बात में, आ देलहुँ जे वचन सँ ओकरा निभाओ, मुकर किएक जाइ छी बात बात में, सदिखन पसारू हरियरी एहि जीवन में, सदिखन पसारू हरियरी एहि जीवन में, उसर किएक जाइ छी बात बात में। और अंत अछि कि बस जाओ अहाँ हमर मोन आंगन में,
बस जाओ वहाँ हमर मौन आंगन में, लहर किएक जाइ छी बात बात में, उखड़ किएक जाइ छी बात बात में, बिगड़ किएक जाइ छी बात बात में। बहुत 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 बढ़िया। और इसी के साथ अब मंच पे मैं आग्रह करूंगा पेशे से शिक्षक, कवि, अभिनेता, अब लेखक, निर्देशक हमारे बीच मुरारी भैया, मैं चाहता हूं कि मोहन मुरारी भैया आए और अपनी रचनाएं आप सब तक। धन्यवाद उज्जवल। मंच पर मंचासीन अध्यक्ष महोदय के प्रणाम, समक्ष बैसल अतिथि लोकनि के सेहो प्रणाम, और दर्शक दीर्घा में जतेक छथि सब गोटा के नमस्कार। सब गोटा प्रेमक गप करै छलहुँ हेँ, हमहूँ कनि ओहि तरह किछु करऽ चाहै छी हिंदी में, हमर जे किछु अनुभव है ताहि पर करऽ चाहै छी। हमने कुछ ऐसी दुनिया बसाई है, हमने कुछ ऐसी दुनिया बसाई है जहाँ पाषाण तो पूजे जाते हैं, इंसान ठुकराए जाते हैं। गाड़ी बाड़ी के जैसे ही प्यार और जज्बात खरीदे जाते हैं। मैंने देखा है इन आंखों से कैंटीनों में पिज्जा और बर्गर से माशूक रिझाए जाते हैं। सेल लगी है, बाजार बनी है ये दुनिया, सेल लगी है, बाजार बनी है ये दुनिया, यहाँ खेल, खिलाड़ी, सम्मान खरीदे जाते हैं। क्या छोड़ें क्या पकड़ें, सब कुछ बिकता है, पर दुख होता है जब आंसू और मुस्कान खरीदे जाते हैं। हमारे दोसर कविता है मैथिली में, शीर्षक है बल। कनिक भौतिकी से कनि बेसी प्रेम भ गेल बीच में, ताहि दुआरे भौतिकी के बल, गुरुत्वाकर्षण एहि सब पर बेसी लिखऽ लगलो है, तो बल लिखलहुँ हैं। सब बच्चा सब जे सब फिजिक्स पढ़ने आ बल के बारे में जनैत हेबै, रोक दैत छै, चला दैत छै, घटा दैत छै, बढ़ा दैत छै, सटका दैत छै, फुला दैत छै, उठा दैत छै, खसा दैत छै। मीत थोड़े सम्हरि कऽ बल सदिश होइत छै। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी भैया। और अब मैं मंच पर आग्रह करना चाहता हूं रंगकर्मी, कवि, निर्देशक, अभिनेता श्री सागर सिंह भैया से कि भैया मंच पर आए और अपनी रचनाएं कहना तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया उज्जवल। जो लोग इस दर्शक दरगाह से निकलकर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरी आरज़ू है कि आप अगर चले आए यहाँ मेरे पास, बड़ी खुशी होगी मुझे। कल मैं आपको सुन पाऊंगा, तब आज आप मुझे सुन लें। मुरारी भैया बल लिखे छथि, हम अलबल लिखे छी। तुम्हें मेरे अल्फाज पसंद आएंगे नहीं, तुम्हें मेरे अल्फाज पसंद आएंगे नहीं, पर अंदाज देखने की हसरत होगी जरूर। तुम्हें रोशनाई से डूबे शब्द पसंद नहीं आएंगे, तुम्हें चाशनी में डूबे शब्दों की लत लग गई है। आइए, पहली कविता, मजदूर आदमी हूँ, मजदूरों के लिए लिखता हूँ। मजदूर दिवस के दिन लिखा था, आप सबों के सामने पेश करता हूँ। तैयारी करने का कोई वक्त नहीं था, क्या चुनूँ क्या हटाऊँ, अभी पीछे बैठ करके चुना है, शायद पसंद है। कविता का शीर्षक है बेटी भात रन्ने हो तो। कविता का शीर्षक है बेटी भात रन्ने हो तो। सान सतुआ उठ चल अधपिट्टे खोज चल, सान सतुआ उठ चल अधपिट्टे खोज चल, चल रिक्शा ले ठेला ले 2 जून तंबाकू लगा, चल रिक्शा ले ठेला ले 2 जून तंबाकू लगा, तड़पती रगड़ झाड़, चल कोदारी ले टोकरी ले, 10 टकिया गिन मोड़, 10 टकिया गिन मोड़, आड़ी घास छेद कर तू काज कर, 10 टकिया गिन मोड़, आड़ी घास छेद कर तू काज कर, 1 मई मनाव दे। 10 टकिया गिन मोड़, आड़ी घास छेद कर, 1 मई मनाव दे, छुट्टी छे तू काज कर बिना आवाज, छुट्टी छे तू काज कर बिना आवाज, पाए ले लुटभिए नहीं फिर बिहाने अभिए, गंदा लुग्गी बदल के जो खट मजदूर कहाँ के। सबों की इच्छा है कविता
मुझे लगता है जो सुनने वाले हैं वो भी कवि हैं, कहने वाले भी कवि हैं, दोनों और बराबर के लोग हैं बैठे हुए। जी करता है कविता कहूँ, जी करता है कविता कहूँ, पूर्णता प्रेम की कविता, अक्षरशः सत्य श्रृंगार की। जी करता है कविता कहूँ, पूर्णता प्रेम की कविता, अक्षरशः सत्य श्रृंगार की, विकीर्ण वात्सल्य की। तुम कहोगे इस भयावह क्षण में राक्षस तुझको प्रेम सूझी। कोरोना का जिक्र किया था उस बच्चे ने, ये उसी क्षण लिखी गई कविता है जब दूसरे लॉकडाउन में हम घर में कैद थे। जी करता है कविता कहूँ, पूर्णता प्रेम की कविता, अक्षरशः सत्य श्रृंगार की, विकीर्ण वात्सल्य की। तुम कहोगे इस भयावह क्षण में राक्षस तुझको प्रेम सूझी। मैं तनिक भी मर्माहत हुए बिना पूछता हूँ क्षण आपको भयावह कब लगा। मैं तनिक भी मर्माहत हुए बिना आपसे पूछता हूँ कि क्षण आपको भयावह कब लगा। जब कोई बेहद प्यारा लेट गया, तुम्हारा अपना कोई टूट गया, यही या ऐसा ही कुछ। जब बेहद प्यारा कोई लेट गया, तुम्हारा अपना कोई टूट गया, यही या ऐसा ही कुछ। अंतिम सत्य है प्रेम ही, करो तुम भी प्रेम की बात। इस पार ना सही उस पार सही, मैं आंख मिलाकर कहूंगा। इस पार ना सही उस पार सही, मैं आंख मिलाकर कहूंगा। हाँ, जब हाहाकार था, न राग बचा था, न अलंकार था, मैं नटराज के तांडव में लास्य घोल दिया था। हाँ, जब हाहाकार था, न राग बचा था, न अलंकार था, मैंने नटराज के तांडव में तब लास्य घोल दिया था। कितना कम शेष था मैं तुम्हारे बिन, सब प्रेम से बोल दिया था। रहेंगे हम, वादा करिए, ये आखिरी पंक्ति इस कविता की थी। और अब मैं किसी का नाम लिए बगैर, अभी लखनऊ के एक बड़े, लखनऊ के आसपास के हैं, उनके मूल शहर का नाम मैं नहीं जानता, प्रियांशु गजेंद्र, बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुमार विश्वास के साथ देश विदेश की शेयर करते हैं। मुझे पसंद आते हैं वो, मैं उनको सुनता हूँ। अभी मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी के स्क्रिप्ट में भी उनकी कविता का इस्तेमाल किया था। बड़े प्यार से सकायर लिखते हैं वो, सुना देता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। उन्हीं की 4 पंक्तियाँ मैं आपको, प्रियांशु गजेंद्र की 4 पंक्तियाँ भेजता हूँ, फिर मैं अपनी पंक्तियाँ लेकर आऊँगा। जरा पकड़। राजनीति पर लिखते हैं और बड़े प्रेम से लिखते हैं। पहले प्रेम की बात और फिर अचानक से राजनीति आती है कि इतने निर्मोही कैसे बलम हो गए, जाके बाहों में किसकी मगन हो गए, लौट करके न आए वो परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए। राह मेरी चलो या मिलो राह में, राह मेरी चलो या मिलो राह में, बाहों में तुम रहो या लो बाह में, प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। ये उनकी पंक्तियां हैं। और अब मेरी पंक्तियां में बिना किसी के नाम लिए, वो बेचारे बड़े कवि हैं, नाम ले लेते हैं। मैं तो बड़ा भयभीत रहता हूँ, छोटी जगह का आदमी हूँ, सिक्योरिटी कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप तक पहुंच जाएगी बात, मैं जानता हूं। जब आप 100 रुपए में कम पेट्रोल भराते हुए पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द बड़े बड़े पोस्टर देखते होंगे तो आपके ध्यान में आता होगा कि दीवारों से भी अपना नाता रहा है, इस पार भी वो आता रहा है। दीवारों से भी अपना नाता रहा है, इस पार भी वो आता रहा है, कहकर सारी बातें ज़बानी कईयों को बरगलाता रहा है, कहकर सारी बातें ज़बानी कईयों को बरगलाता रहा है। मेरी कमीज पर जो दाग है उसे मेरी शराफत समझना, मेरी कमीज पर जो दाग है उसे मेरी शराफत समझना। वो रंग कर आया शहर, हाथ मेरी कमीज पे सुखाता रहा है। वो रंग कर आया है शहर, हाथ मेरी कमीज पर सुखाता रहा है। जितने सलीके से मैं स्याही पोंछता हूँ, जितने सलीके से मैं स्याही पोंछता हूँ, वो खून भी वैसे ही दफनाता रहा है। शहर भर की दीवार पर उसके हम शक्ल लटके हैं, शहर भर की दीवार पर उसके हम शक्ल लटके हैं। वो जो है सच हरदम छुपाता रहा है। मुझे घूर कर भी सच कहाँ वसूल पाओगे, मुझे घूर कर भी सच कहाँ वसूल पाओगे, पहले भी मेरे हिस्से सन्नाटा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। अभी अभी मुझे ये पता भी चला कि हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं विशाल गौरव सर, वो भी रचनाएं लिखते हैं जिनकी रचनाएं हम सब पढ़ते आए हैं। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि
अध्यक्ष महोदय कि आप सर को आमंत्रित करें कि सर अपनी कोई रचना हम कलाकारों तक सुनाएं। कोई भी एक सर, कुछ भी सर, आप एक एक बार जोरदार ताली हमारे सर के लिए। बहुत मैं ज़्यादा तो नहीं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, इसीलिए बहुत गहराई तो शायद इसमें नहीं हो पाएगी। ये मैंने लिखा था कोरोना के ही समय में, और अगर कुछ लोगों को याद हो तो निज़ामुद्दीन को लेकर बहुत सियासत हुई थी कोरोना की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त, और उसी वक्त मैंने ये लिखा था। गज़ल है, 10 पंक्तियों की है। भूख से टूटे अभागे दीन लेकर क्या करेंगे, भूख से टूटे अभागे दीन लेकर क्या करेंगे, अब सियासत हो निजामुद्दीन लेकर क्या करेंगे। भूख से टूटे अभागे दीन लेकर क्या करेंगे, अब सियासत हो निजामुद्दीन लेकर क्या करेंगे। दान हो, खैरात हो या राहतों के फंड हो, दान हो, खैरात हो या राहतों के फंड हो, ये गड़े मुर्दे तेरी तस्कीन लेकर क्या करेंगे, ये गड़े मुर्दे तेरी तस्कीन लेकर क्या करेंगे। बुनियाद से मुंडेर तक तामीर ही मिट्टी की हो, तामीर कहते हैं बनावट को, संरचना की, कि बुनियाद से मुंडेर तक तामीर ही मिट्टी की हो। उन घरों में आप ये कालीन लेकर क्या करेंगे, उन घरों में आप ये कालीन लेकर क्या करेंगे। जन्म से अंधे हो, जन्म से अंधे हो या फिर आंख पर हो पट्टियां, जन्म से अंधे हो या फिर आंख पर हो पट्टियां, दोनों सूरत में फजा रंगीन लेकर क्या करेंगे, दोनों सूरत में फजा रंगीन लेकर क्या करेंगे। और इस नशीली रात को दिलचस्प करना है हमें, साकिया कुछ हो फकत नमकीन लेकर क्या करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एते काल से जे सभक कविता के अपने लोकनिक समक्ष उपस्थित करवाक चेष्टा में छला है और लगातार व्यस्त रहा है, उनको जे रचना हमरा सभक बीच आवे तकर प्रयत्न संस्था दिस से भऽ रहल अछि। आब हम आमंत्रित करै छियनि उज्ज्वल राज जी के, जे अबै छथि मधुबनी जिला के सौराठ गाम से आ रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय में नाट्य विधा के छात्र छथि और ओहिठामक स्नातकोत्तर के डिग्री उपाधि प्राप्त कर चुकल छथि, स्वर्ण पदक से विभूषित भऽ चुकल छथि। आई अपन कविता में अपन प्रभाव छोड़ता, आशा करै छी अपने लोगन के निश्चित नीक लागत। आओ आदरणीय उज्ज्वल राज जी। क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे, क्यों उम्र भर का वादा लेते हो मुझसे, मैं एक तमाशा हूँ जो एक रोज़ खत्म हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। एक 2 लाइन की पंक्ति के साथ फिर मैं गज़ल फैलाऊंगा कि मैं महफिल में आया हूँ उसने नज़र झुकाया नहीं है, मैं महफिल में आया हूँ उसने नज़र झुकाया नहीं है, क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं है। आइए गज़ल की ओर बढ़ते हैं कि बुतखाना का मतलब होता है मंदिर जहाँ मूर्तियों की पूजा होती है। तो एक गज़ल है कि वो कुछ यूं आया था इस ज़माने में, वो कुछ यूं आया था इस ज़माने में जैसे कोई काफिर आता है बुतखाने, वो कुछ यूं आया था इस ज़माने में जैसे कोई काफिर आता है बुतखाने में। और कुछ भी नहीं होता इस शहर में इत्तेफाक से, कुछ भी नहीं होता इस शहर में इत्तेफाक से, ये साजिश है कायनात की हमें तुमसे मिलाने में। कुछ भी नहीं होता इस शहर में इत्तेफाक से, ये साजिश है कायनात की हमें तुमसे मिलाने में। और जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम्हारा क्या जाता है मुस्कुराने में। जान तो हमारी जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम्हारा क्या जाता है मुस्कुराने में। और शब भर जिसने चीख इश्क के किस्से सुनाए थे,
शब भर जिसने चीख इश्क के किस्से सुनाए थे, सहर होते ही लग गया उसे भुलाने में, सहर होते ही लग गया उसे भुलाने में। और दुनिया अजीब है, दुनिया अजीब है, चांद को चांद चांद कहती है, दुनिया अजीब है, चांद को चांद चांद कहती है, वो तो तुम हो, उम्र गुजर गई उन्हें ये समझाने में। दुनिया अजीब है, चांद को चांद चांद कहती है, वो तो तुम हो, उम्र गुजर गई उन्हें ये समझाने में। और वो जो आए कभी पूछने पता तुमसे उज्जवल, वो जो आए कभी पूछने पता तुमसे उज्जवल, कहना इबादत में है वो बंजारा किसी मैखाने में, कहना इबादत में है वो बंजारा किसी मैखाने में। एक और गजल सुनाता हूं, उसके कुछ उर्दू के शब्द हैं, मैं वो शब्द चाहता हूं कि पहले आप उसका अर्थ समझ लें। दिलगीर का मतलब होता है दुखी, दिलगीर का मतलब दुखी होता है। रफीक का मतलब दोस्त होता है। रकीब का मतलब प्रतिद्वंदी होता है। रफीक दोस्त को कहते हैं, रकीब प्रतिद्वंदी को कहते हैं। दिलगीर कहते हैं, दिलगीर कहते हैं जो दुखी होता है। और नकीदो कहते हैं आलोचक को, जो आपकी क्रिटिसाइज करते हैं उसको नकीदो कहते हैं। और कुर्बत कहते हैं नजदीकी को। ठीक है, तो गजल है कि इतनी कुर्बत के बाद बिछड़ना जरूरी था, एहसासों को एहसासों से मुकरना जरूरी था। इतनी कुर्बत के बाद बिछड़ना जरूरी था, एहसासों को एहसासों से मुकरना जरूरी था। रफीक के वास्ते ही सारे शेर क्यों पढ़े जाएं, रफीक मतलब दोस्त, कि रफीक के वास्ते ही सारे शेर क्यों पढ़े जाए, रकीब के कूचे से भी गुजरना जरूरी था। रफीक के वास्ते ही सारे शेर क्यों पढ़े जाए, रकीब के कूचे से भी गुजरना जरूरी था। दिलगीर है जहन तो ये तमाशा क्यों है, दिलगीर मतलब गमगीन, की दिलगीर है जहन तो ये तमाशा क्यों है, खुमारे मैं भी तो उतरना जरूरी था। दिलगीर है जहन तो ये तमाशा क्यों है, खुमारे मैं भी तो उतरना जरूरी था। और इस गजल का ये शेर अशदल के लिए, सब कलाकारों के लिए, नकीदों का मतलब आलोचक होता है, तो ये अशदल के मंच से उन तमाम आलोचकों के लिए है कि नकीदों के हंसी से क्यों नाराज हो हम, नकीदों के हंसी से क्यों नाराज हो हम, तमाशा अच्छा या बुरा कर गुजरना जरूरी था। नकीदों के हंसी से क्यों नाराज हो हम, तमाशा अच्छा या बुरा कर गुजरना जरूरी था। और पहुंचाकर उन्हें फिरदौस के दर पर उज्जवल, पहुंचाकर उन्हें फिरदौस के दर पर उज्जवल, दोज़खे आग में भी चरना जरूरी था, दोज़खे आग में भी चरना जरूरी था। और इस शेर के साथ अंत करूंगा कि न जाने कब महफिल से निकाल दिया जाऊं, न जाने कब महफिल से निकाल दिया जाऊं, मैं अपना हर तमाशा आखिरी तमाशे सा दिखाता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब मैं मंच पर आवाज देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के इस हम कवियों की अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज कवि, साहित्यकार, नाटककार, अभिनेता और न जाने कला के किन किन क्षेत्रों में अपने आयाम को और बहुचर्चित करते मैत्री के प्रोफेसर भी हमारे बीच डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, क्या आप आए और अपनी कविताएं हमें सुनाए। सत्येंद्र कुमार झा। नमस्कार। युवा कवि सम्मेलन अष्टदल का यह आयोजन आज है। युवा कवि सम्मेलन के अध्यक्षता करे के एक बहुत बेसी फायदा ई होइ छै जे हमरा उम्र के लोग के हृदय सेहो वाइब्रेशन मोड में आबि जाइ छै। घुमा फिरा के कविता शुरू होइ छै बहुत पैघ पैघ गपसँ, लेकिन आबि कऽ रुकि जाइ छै प्रेम पर। अंतिम परिणति जे छै युवा कवि सम्मेलन के प्रेमे होइ छै। तऽ सुखद अनुभूति होइ छै, किछु बीतल पल सब मोन पड़ै छै, किछु एखुनका पल सेहो मोन पड़ै छै। तऽ लेकिन हम ओहि तरह के कविता नहि लिखै छी, प्रयास करै छी, सफल होइ छी, विफल होइ छी। तऽ हम अपन एकटा मैथिली कविता, एकटा हिंदी कविता सुनाएब। ओहिसँ पहिने 4 पाँति सुनबै छी जे हमर उम्र के हिसाब से छै कि मेरे घर की राहें वो भूल गए हैं, मेरे घर की राहें वो भूल गए हैं, लगता है वो भूल गए हैं। मेरे घर की राहें भूल गए हैं, लगता है वो भूल गए हैं। जिन आंखों में बसता था मैं, जिन आंखों में बसता था मैं, शायद वो निगाहें भूल गए हैं, लगता है कि भूल गए हैं। अब उम्र के गप चलले तऽ हमर सबके उम्र में, जे उम्र में हम सब छियै, तै उम्र के एक 4 पाँति और सुना दै छी कि उदास मौसम का भी अपना एक गीत होता है,
उदास मौसम का भी अपना एक गीत होता है, जरूरी नहीं कि वह उतना उदास हो जितना मौसम। उदास मौसम का भी अपना एक गीत होता है, जरूरी नहीं कि वह उतना उदास हो जितना मौसम। अब सोचे हम कविता लग चले छी, समय नहीं है तो ओहिसँ पहिने सबसे पहले मैथिली कविता एक सुनबे छी। छोट छोट कविता हम लिखे छी, बहुत लंबा नहीं। हमर कविता शीर्षक है हमर कविता। अपन अपन कूड़ी के दुख बहारि रहल लोकक बीच, अपन अपन कूड़ी के दुख बहारि रहल लोकक बीच एकटा छोट छीन घर हमरो अछि। अपन अपन कूड़ी के दुख बहारि रहल लोकक बीच एकटा छोट छीन घर हमरो अछि। हमरो बखरा में आयल अछि आजूर भरि मुस्की आ ढाकी भरि दुख। हमरो बखरा में आयल अछि आजूर भरि मुस्की आ ढाकी भरि दुख। एक छाक बिरह आ मिसिया भरि संजोग, एक छाक बिरह आ मिसिया भरि संजोग। एक अदद कविता से हो, एक अदद कविता से हो। कविता पढ़ैत गुनैत बिसरि गेलहुँ कहिया ने बहारबाक कौशल। कविता पढ़ैत गुनैत बिसरि गेलहुँ कहिया ने कवि बहारबाक कौशल। कविता बिसराइए दै छै अपन अंगना के निहेश, दोसरक दलान धरि लऽ जयबाक कला। कविता बिसराइए दै छै अपन अंगना के निहेश, दोसरक दलान धरि धऽ अयबाक कला। हमर गामक बड़का कवि जी कहै छथिन जे, हमर गामक बड़का कवि जी कहै छथिन जे जतऽ कविता छै ओतऽ दुख नहि छै। जतऽ कविता छै ओतऽ दुख नहि छै, भरिसक सत्य कहै छथिन। हमर गामक बड़का कवि जी कहै छथिन कि जतऽ कविता छै ओतऽ दुख नहि छै, भरिसक सत्य कहै छथिन। दुख कविताक दुआरि धरि पहुँचबासँ पहिनेक भाव थिक। दुख कविताक दुआरि धरि पहुँचबासँ पहिनेक भाव थिक। कविता दुखक अभावक नाम सेहो छै। कविता दुखक अभावक नाम सेहो छै। अभाव मध्य लिखल कविता पर्यंत में सुखक नहीं रहे छै अभाव। अभाव मध्य लिखल कविता पर्यंत में सुखक नहीं रहे छै अभाव। कविता बियाहक बेदी में अचिया पर राखल लहासो में अपन सर्वांगता सन उपस्थित रहे छै। कविता बियाहक बेदी में अचिया पर राखल लहासो में अपन सर्वांगता सन उपस्थित रहे छै। कविता के बहारि कऽ दोसर आंगन धरि पहुँचायब, कविता के बहारि कऽ दोसर आंगन धरि पहुँचायब। कविताक उपस्थिति के नकारबाक क्षुद्र प्रयास थिक, जकरा अदौ सँ कविते कऽ रहल छै असफल। एक हिंदी कविता अंतिम, वह वाइब्रेशन वाला छे सवाल। बोलो। ठंड है तो क्या हुआ, ठंड है तो क्या हुआ, एक आग बनकर जलता हूं मैं। ठंड है तो क्या हुआ, एक आग बनकर जलता हूं मैं। तेरी यादों को पिघलाकर जिस्म पर मलता हूं मैं, जिस्म पर मलता हूं मैं। ठंड है तो क्या हुआ, एक आग बनकर जलता हूं मैं। तेरी यादों को पिघलाकर जिस्म पर मलता हूं मैं। ये आग बचाकर रखता हूं, ये आग बचाकर रखता हूं। मौसम के पागलपन के विरुद्ध युद्ध की समिधा है ये आग बचाकर रखता हूं। मौसम के पागलपन के विरुद्ध युद्ध की समिधा है ये। मेरी हथेली पर कोई आग नहीं है, मेरी हथेली पर कोई आग नहीं है। उधार की आग नहीं है, मेरी हथेली पर कोई आग नहीं है। सबका घर महफूज है ये जानता हूं मैं। मेरी हथेली पर कोई आग नहीं है, सबका घर महफूज है ये जानता हूं मैं। उस दिन थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी ये, उस दिन थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी ये, जिस दिन कहारों ने तेरा नया पता बताया था मुझे। उस दिन थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी ये, जिस दिन कहारों ने तेरा नया पता बताया था मुझे। पहाड़ों से गिरते झरने सा तेरे घर तक बहता रहा था मैं। पहाड़ों से गिरते झरने सा तेरे घर तक बहता रहा था मैं। कड़ाके की ठंड में अपनी तमाम गर्मियों को लेकर मैं ढूंढ नहीं पाया छत की डोर पर टंगी
तुम्हारे भींगे कपड़े। कड़ाके की ठंड में अपनी तमाम गर्मियों को लेकर मैं ढूंढ नहीं पाया छत की डोर पर टंगी तुम्हारे भींगे कपड़े। मेरे ताप से सूख गए थे वक्त से पहले, मेरे ताप से सूख गए थे वक्त से पहले, या तुम अब तक नहीं लौटी थी पुराने घर में। मेरे ताप से सूख गए थे वक्त से पहले, या तुम अब तक नहीं लौटी थी पुराने घर में। लोग कहते हैं कई बार तेरे डोर वाले घर से तेरे नए पते तक भागता रहा था मैं। लोग कहते हैं कि कई बार तेरे डोर वाले घर से तेरे नए पते तक भागता रहा था मैं। मेरी गर्मी पिघलती रही आंखों में, मेरी गर्मी पिघलती रही आंखों से, जिस्म पर लिपटा तेरी याद अब भी महफूज है। मेरी गर्मी पिघलती रही आंखों से, जिस्म पर लिपटा तेरी याद अब भी महफूज है। उसमें एक कतरा ठंड है, उसमें एक कतरा ठंड है। शीत ने गर्मी को बहकने नहीं दिया पर, शीत ने गर्मी को बहकने नहीं दिया पर, दो घरों के बीच का दौर बदस्तूर जारी है। दो घरों के बीच का दौर बदस्तूर जारी है। मेरे लिए लिखी गई चिट्ठी का सही पता ढूंढता रहता हूं मैं। मेरे लिए लिखी गई तुम्हारी चिट्ठी का सही पता ढूंढता रहता हूं मैं। बहुत 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 ही लाजवाब कविताएं पढ़ी इन्होंने। एक शेर को सार्थक कर दिया कि उम्र तो बस तजुर्बे की कहानी है, उम्र तो बस तजुर्बे की कहानी है। आंखों में चमक जनाजे तक रहनी चाहिए, आंखों में चमक जनाजे तक रहनी चाहिए। और अब मैं आग्रह करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि से कि आप मंच पर आए ताकि हम तमाम युवा कवियों को अपनी ओर से, स्पॉटलाइट थिएटर की ओर से, अष्टदल की ओर से सम्मानित कर सके। सर, सबसे पहले मैं मंच पर आग्रह करना चाहूंगा श्रुति कुमारी को। श्रुति कुमारी, एक बार जोरदार तालियां नन्ही सी बच्ची के लिए। इसके बाद सूरज कुमार, सूरज कुमार, अमित, तालियां कम से कम कलाकारों के लिए। आर्य, आर्यन, आदित्य कर्ण, मैं आग्रह करूंगा आदित्य कर्ण से। ऋषभ कुमार, ऋषभ, मैं आग्रह करूंगा ऋषभ कुमार झा कि आप मंच पर आए। कुमार साहब, इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा सुमित श्री झा जी, आप कृपया मंच पर आए, ये हमारा आग्रह है आपसे। जोरदार तालियां सुमित श्री जी के लिए। युवा कवि, नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ होल्डर, साथ ही अभिनेता रंगकर्मी भी। निखिल मिश्रा, दिल्ली की प्रमुख संस्थाओं में से एक क्राफ्ट से अभिनय की पढ़ाई करके आए, नाटकों, सीरियलों, फिल्म, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं निखिल मिश्रा जी, जोरदार तालियां। मोहन मुरारी सर, मैं आगे आग्रह करूंगा मोहन मुरारी भैया से कि आप मंच पर आए। अभी
उज्जवल राज। अखिलेश कुमार झा। अखिलेश जी की जो दूसरी कविता थी प्रेम के ऊपर, उसके लिए खास बात की अभी हाल में ही इनकी नव विवाहित हुए हैं। नव विवाहित हमारे अखिलेश जी के लिए जोड़ा तालियां होनी चाहिए, इनका प्रेम जरूरी है। और अब मैं आग्रह कहूंगा ऋषभ कश्यप। ऋषभ कश्यप जी से मैं आग्रह, भागलपुर से ये रंगकर्मी साथी हमारे बीच यहाँ आकर इसका हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद, इनको तालियां इनके लिए। वारिधि विशाल, मैं आग्रह करूंगा वारिधि विशाल से कि आप मंच पर आए। और हमने सबको सुना, सबने अच्छा, बहुत बेहतरीन लिखा, मगर इसकी प्रस्तुति सबसे अलग और सबसे खूबसूरत थी राजेश XRM में। और अब मैं आग्रह करूंगा कि सागर भैया कृपया आप मंच पर आए। उसके लिए प्रिपेयर थे ना सागर भैया और सागर भैया, बतौर कभी तो आपको लेना ही होगा सर के हाथ से। साथ ही अब सागर भैया से मैं यह आग्रह करूंगा कि वो अब हमारे इस पूरे कार्यक्रम के हमारे सबसे अग्रज, हमारे अध्यक्ष, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट। विशाल, हाँ विशाल कुमार झा, मैं विशाल जी के लिए माफी चाहूंगा। विशाल जी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां एक बार विशाल जी के लिए। और अब जो आज की इस कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे, हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा जी को सम्मान देते हुए हमारे मुख्य अतिथि, जोरदार तालियां। साथ ही मैं एक बार आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कवि गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त में आज की कवि गोष्ठी के बारे में हम सबको बताएं, ताकि हम और ज्यादा सीख सकें और हमारे अंदर प्रेरणा आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल। आजुक हमारा लोग इनके विशिष्ट अतिथि विशाल सर और उपस्थित संवेद, आइ कहे के लेल तो युवा कवि सम्मेलन छल, मुदा युवा के रेंज बहुत पैघ छल। शुरू में जखन कविता शुरू भेल तऽ एकदम मने की कहबै किशोर सबके जे छै से सुनलहुँ, लेकिन हिनका खासकर बचिया जे छै की नाम छै बचिया के, श्रुति के कविता के प्रस्तुति और श्रुति के कविता के माने ओहिमे जे कविता में कवितापन जे होइ छै ओ हमरा बड्ड नीक लागल। अपन उम्रसँ ई बहुत आगाँ सोचैया, आर्यन, विशाल, ई सब तऽ इहो सब बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहल। तकर बाद जे कविता भेल विशाल के, आदित्य कर्ण के, सुमित श्री के, निखिल मिश्रा के, अखिलेश जी के, मुरारी जी के, तो ई सब तो परिपक्व छथि। खासकर सुमित, विशाल, आदित्य कर्ण और निखिल और ऋषभ, ई सब हमरा फेसबुक पर जखन हिनकर सबके कविता हम देखै छियै तो व्याकरणीय दोष रहै छै, एहिमे कोनो दू मत नहीं छै। और झूठ मूठ के मतलब नहीं कहबाक चाही जे बड़ नीक, लेकिन ओकर जे कंटेंट रहै छै ओ कंटेंट जे छै कखनो कखनो हमरा चौंकबैत अछि आ हमरा आत्मा अपन अवलोकन करै लए बहुत बेसी जे छै से प्रेरित करैया, दबाव डालैया।
सुमित के कविता के अर्थ कखनो कखनो हमरा नहीं लगैया, जखन लगैया तो हम कहै छी अरे ई बच्चा एते आगाँ सोचै छै। यह बात निखिल के छै, यह बात विशाल और आदित्य करण के। ऋषभ के कविता, ऋषभ के जे कविता हम फेसबुक पर पहिल बेर पढ़लहुँ तो हमरा हम ऋषभ सोचलियै सब यो अहाँ कहिया से लिखऽ लगलियै। मने आरंभ एते सुंदर छै, आगाज एते बढ़िया छै तो अंजाम केहन हेतै। बहुत जबरदस्त ई सब ई नया पीढ़ी जे युवा पीढ़ी कविता के प्रति आश्वस्त करे छै, भरोसा दियाबै छै। हाँ ई बात जरूर सर जना कहलखिन कि 40 ग्राम के लिखे के लेल 4 किलो की 40 माने किलो तक पढ़ पड़ते। ई तो अवश्य छै, जे पढ़ते सएह लिखते। हाँ एकटा चीज और आग्रह करब जे अहाँ सब अपन निरंतरता जे छै लेखन के बनौने रही। अभिनय करै छी, नाटक करै छी, ठीक छै, बहुत नीक, इहो एकटा कला छै, बल्कि ई तऽ पंचम वेद छै। लेकिन अहाँ साहित्य के अहाँ उपस्थिति अहाँ के किछु कहै छै तो एकरो जे छै विराम नहीं दियौ। आ एहि लेल पढ़नाइ के संगे संगे कनि व्याकरण पढ़ू, ई हमर विशेष अहाँ सबसँ आग्रह। व्याकरणिक दोष जे रहैया ओ ओहिना लगैया जेना कि 56 माने प्रकार के भोजन आबि जाइ छै, ओहिमे जे कंकड़ दाँत तर गड़ि जाइ छै कच्च दऽ लगै छै, ओ कच्च दऽ नहि लगबाक चाही। एहि दुआरे आब एकटा आर कवि के चर्चा केने बिना जे छै से ई हमर बात पूरा नहीं है। ओ कवि छथि सागर सिंह। हिनकर एकटा कविता रहै, हमरा भेल कि जे वएह कविता आई सुनेता की रहे यौ हैं। वो कविता हिनकर हमर ऑल टाइम फेवरेट कविता है। और इतने बढ़िया वो जे छै से कविता शब्द विन्यास हिनकर कविता में एकटा देखने एकटा नव प्रयोग छै। ई माने एक शब्द में वो वाक्य के ओतऽ समाप्त करै छथिन, और एक शब्द जे छै वो पूरा कंप्लीट वाक्य छै। गजल उज्जवल के यदा कदा फेसबुक पर पढ़ैत रहे छै, लिखे कम छथि लेकिन जे लिखे छथि से देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाला, कम लिखे छथि लेकिन दुरुस्त लिखे छथि। हिनकर तो उर्दू शब्द पर सेहो पकड़ बढ़िया छनि, और हिनकर कविता कंप्लीट कविता, मुकम्मल कविता जकरा कहियो, मुकम्मल गजल छनि। आजुक अंग्रेजी कविता एकटा सुनलहुँ, छोट कविता लेकिन बड़ नीक कविता। बारधीस के कविता लिखे के रूप में हमरा प्रथमे परिचय गेबो केलथि, और मंच से सामने बैसल जते लोग छी हुनका एहि बातक हमरा धन्यवाद देबाक चाही कि हमरा गीत गाबऽ नहीं अबै लेकिन हम तैयो गेलहुँ नहीं, बुझलहुँ। तो ई धन्यवाद हमरा बनैया। वारधी के तो बहुत नीक स्वर छनि, ई तो नाटक सबमे सेहो गबै छथि, हिनकर स्वर बहुत बढ़िया गेबो केलथि। ई कंठ ई अतिरिक्त एकटा धन छै, ई एकटा अतिरिक्त धन छै जे बढ़िया स्वर। बहुत कविता बढ़िया स्वर से बहुत नीक भऽ जाइ छै। हमरा सबके तो लुरि नहीं है, अहाँ बहुत बढ़िया गेलहुँ, बढ़िया मैथिली कविता हमरा अहाँके नीक लागल। कनि ओकरा और जे छै से गंभीर बनबियौ। एकटा युवा ओहो आइ पहिल बेर चौंकेलथि, हुनका एकटा प्रस्तुति के मामले में के कहलखिन, उज्जवल कहलखिन या सर कहलखिन जे प्रस्तुति जबरदस्त रहे। तो प्रस्तुति जबरदस्त रहन और माइक के प्रति आकर्षणो जबरदस्त रहन। वो हमरा भेल कि जे आब कंप्लीट हेतै, तकर बाद लास्ट में कहै छथिन कि आब 2टा और बांध रखने छी, अहाँ सबके बिना जे छै से हम एहि पार से ओहि पार केने छोड़ब नहीं। लेकिन अहाँ के जे प्रस्तुति रहे से तते रहे जे 1 घंटा तक यदि अहाँ के सुनतौ तैयो कम होइते। अहूँ के कविता में व्याकरणिक बहुत दोष है, जे अहाँ के इशारा उज्जवल अपन अथी में दऽ देलथि, ताहि दुआरे ओकरा जे छै ऊपर सुधार करू। नीक सोच है, नीक कविता है। एहि प्रकारे हम ई कहि सकै छी जे दरभंगा के जे रंगमंच है, दरभंगा के विभिन्न रंगमंच से लोक सब आयल छथि, ओ रंगमंच एक संगे रंगमंच के अलावा कविता के क्षेत्र में सेहो बहुत काज करै छथि। विशाल विज्ञान के विद्यार्थी छथि, कंप्लीट विज्ञान के, लेकिन हिनकर जे कविता है से बहुत हमरा नीक लगैया। सुमित सेहो विज्ञान से साहित्य के तरफ जे छै छलांग मारलथि, तो ई जे छै से इहो हिनको कविता बहुत नीक। अखिलेश जी तो पुरान छथि, जिनका युवा कहैत कनि संकोचो होइया अखिलेश जी आ मुरारी जी के, लेकिन तैयो आइ कहलहुँ ने आइ वाइब्रेशन मोड छै हमर, बुझलियै। तो ओहि दुआरे हमहूँ कनि हास्य व्यंग में कहै छी, अन्यथा केओ आदमी नहीं लेब। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब में कवितापन अइ और ई कवितापन के जीवित राखब। निश्चित रूप से अहाँ सब आइ दरभंगा के, कल बिहार के, परसू राष्ट्र के एकटा नामचीन हस्ताक्षर अहाँ सब बनब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमरा सबके मार्गदर्शन लेल।
और अब इस कड़ी में आज की इस अंतिम संध्या को अंत करने के पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि कल अष्टदल की प्रस्तुति, नृत्य प्रस्तुति 1 अप्रैल 2022 को हम सब कल पुनः यहाँ 6 बजे मिलेंगे। कल अलग अलग नृत्य विधाओं को देखने का मौका मिलेगा, अलग अलग नृत्य को देखने का मौका मिलेगा। तो जिस तरीके से हमारे लिए कविता जरूरी है, गाना जरूरी है, उसी तरीके से नृत्य भी हमारे कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कल भी जरूर आप तमाम लोग आएंगे और अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएंगे, ये मैं आग्रह करता हूं। और अब मंच पर मैं बुलाता हूं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए स्पॉटलाइट थिएटर के सचिव, अभिनेता, निर्देशक सागर सिंह भैया को कि मंच पर आए और आज का धन्यवाद ज्ञापन। बहुत आभार उज्जवल। 5वीं शाम और खुशनुमा शाम, शब्द, वाक्य, पंक्तियाँ, अर्थ, भावना, कितना कुछ समेटने के लिए ये छोटा सा आयताकार स्थान कम पड़ जाता। मैं शुक्रिया करता हूँ आप सबों का जो पूरे धैर्य के साथ यहाँ बैठे रहे। मैं जानता हूँ कविताएं इतनी आसान नहीं है कि सबों के समझ आए, दर्शकों की संख्या थोड़ी कम है। मगर मैं कभी नहीं मानता कि संख्या कम होने से, आपने वो तस्वीर देखी होगी, वायरल हुई तस्वीर, हिटलर की सभा में एक बंदा हाथ बांधकर खड़ा है और सिर्फ उसी की तस्वीर वायरल हो रही है, उसे सब लोग जानते हैं आज की तारीख में। अकेला था उस वक्त, तो संख्या बहुत मायने नहीं रखती, अकेला चना भी भाड़ फोड़ता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक खानी, दूसरी खानी, तीसरी खानी और चौथी खानी, 4-4 खानी के लोग आज यहाँ इस मंच पर कविता पढ़ के गए। हमारा सौभाग्य, द स्पॉटलाइट थिएटर का सौभाग्य कि आपने हमारे मंच को इस योग्य समझा, अपनी कविता के योग्य समझा। आप सब उम्दा हैं, बड़े मंचों के हकदार हैं। तीसरा साल है अष्टदल का। छोटा सा मंच हम सजाकर आपके लिए लाते हैं। हमारे लिए उत्सव होता है विश्व रंगमंच दिवस से लेकर हिंदी रंगमंच दिवस तक। उत्सव मैं साझा करना चाहता हूँ इस पूरे शहर के साथ, राज्य के साथ, सीमाओं से बाहर भी, और इस बार कर पा रहा हूँ। इस बात की खुशी है। असम की टीम आ चुकी है। 3 तारीख को जिसकी प्रस्तुति है वो पूर्वाभ्यास कर रही है हमारे साथ। दयाल कृष्ण नाथ आए हुए थे, रात में चूँकि सफ़र करके आए थे, दिन में पूर्वाभ्यास किया, थके थे तो चले गए। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम कवियों का। नामों की गिनती करूँ तो फिर किसी का नाम छूट जाए तो बुरा लगता है, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का। कारवां लगा था कि अटक जाएगा, कारवां लगा था कि अटक जाएगा, फिर किसी ने जोर से इनकलाब कह दिया। आपके इनकलाब से हम आगे बढ़े हैं। बहुत शुक्रिया उज्जवल तुम्हारा, मेरे छोटे भाई, जिसने इस मंच का संचालन किया। और तहे दिल से शुक्रिया वंदना जी का। आज एक अलग भूमिका में आप नज़र आई, हमें उम्मीद नहीं थी मुझे, इसके लिए बहुत दिल से आभार। बड़ी खुशी हुई आज मुझे। और विशाल गौरव सर, धन्यवाद, शुक्रिया। शब्द आपके लिए मैंने छोटा है, हमारे इस मंच को बहुत बड़ा, अपने नाम कितना बड़ा विशाल बना दिया है और हम गौरवशाली महसूस करते हैं स्वयं को आपके जैसा किसी को पाकर। सभा समाप्त करेंगे। 8 दिन 8 रंग, कल एक नया रंग है। नाचेंगे, गाएंगे, शास्त्रीय नृत्य का भी आनंद लेंगे, लोकगीत का भी आनंद लेंगे, अलग अलग तरह से। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, खुद भी आइए। 2 बाँह दिया है खुदा ने, 2 दोस्तों को गलबहियाँ दे करके लेकर साथ चले आइए। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ शरीक हों। आज की शाम, 5वीं शाम को आपने सफल बनाया, दिल से शुक्रिया। ख़त्म करते करते एक और शेर, भूख खत्म नहीं होती न पढ़ने की, कहने की। तो चलिए ख़त्म करते हैं। वाइज तेरी जगह आऊँ, मसले आसान लगते हैं। वाइज तेरी जगह आऊँ, मसले आसान लगते हैं। कुछ पेशगी होगी, कुछ इम्तिहान होगी, कुछ इम्तिहान होंगे, कुछ पेशगी लगेगी। वाइज तेरी जगह आऊँ, मसले आसान लगते हैं। कुछ इम्तिहान होंगे, कुछ पेशगी लगेगी, पर मुझसे फकीरी को तुझे एक उम्र लगेगी, एक जिंदगी लगेगी।
सर सबसे पहले आपका धन्यवाद यहाँ पे शो में आने के लिए। सर आज आपने शुरू से लेकर अंत तक आप शो में रहे, कैसा लगा सर आपको? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी अष्टदल की टीम का, सागर सिंह जी का, निखिल जी का, जो मुझे इनवाइट करने आए थे, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस पूरे माहौल में, इस महफिल में शरीक होने का। और मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा, बहुत बढ़िया मेरा अनुभव रहा इस पूरे आज की जो कवि गोष्ठी थी उसका। और मुझे काफ़ी ताज्जुब भी हुआ कि यहाँ पर इतनी प्रतिभा है, इतना टैलेंट है, और जो एक से एक कवि छोटे उम्र से लेकर के और बड़ी उम्र तक के कवि आए और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग रचनाएं की। सबसे ख़ास बात ये लगी कि अलग अलग विधा की कविता यहाँ पर थी। जो नज़्म होती है, जो बिना लय के कविता होती है वो भी थी, जो तुकबंदी वाली कविताएं होती हैं वो भी थी, कुछ लोगों ने गज़ल कहा, मैथिली की कविताएं थी, उर्दू के शब्दों को पिरोती हुई कविताएं थी, हिंदी की कविताएं थी, एक अंग्रेजी की कविता भी मैंने सुनी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं और सारे रंग मिलकर उसकी खूबसूरती को निखार देते हैं, उसी तरह से अष्टदल ने आज जो ये ऑर्गेनाइज़ किया वो मुझे लगता है कि इंद्रधनुष की तरह था। बहुत सारे रंग थे और सब रंगों ने मिलकर इस खूबसूरती को चार चांद लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से होस्ट किया और आपने बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को संवारा। आपने शुरू से अंत तक इस आपने शो में आप बने रहे, तो कैसा लगा आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे खास बात आज के इस कार्यक्रम की ये थी कि हमने अलग अलग उम्र वर्ग के, अलग अलग वर्गों के कवियों को सुना, युवा वर्ग से लेकर मतलब बहुत ही नन्हे 19, 17, 18 साल के बच्चों से लेकर 50, 55 साल तक के हमारे अग्रज थे। हमने सबको सुना। जो हम सबको सुनते हैं तो उन सब की अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विषयों पर उनकी अपने दिल की बात समझ में आती है, जिससे सबसे खास बात ये हुआ कि हमें समझ में आया कि किस तरीके से कविता और साहित्य बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा है, लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। सबसे खास बात थी इस पूरे कार्यक्रम में। और कैसा लगा आपको आज बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ थी, लेकिन सबसे जो खास बात थी सबकी दिशा और सबकी दृष्टि ये बहुत खास थी। सब आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे, सब नया कुछ करने की सोच रहे थे, सबकी एक अपनी राय है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि हर एक कलाकार को, कलाकार छोड़िए, हर एक इंसान की अपनी एक विचारधारा होनी चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति। जब आपके पास एक विचारधारा होता है तो आप उसके लिए और बेहतर सोच सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। बस एक सुझाव है सबके लिए कि पढ़िए ज़रूर। जितना पढ़ेंगे उतने नए शब्दों का ज्ञान होगा, उतने नए मुद्दों का ज्ञान होगा, उतने नए एक विषय के बारे में 50 तरीके की चीज़ देंगे। कविता में एक खासियत होती है, कविता का 4 लाइन किसी के लिए कुछ अर्थ देगा, किसी के लिए कुछ अर्थ, किसी के लिए कुछ अर्थ। एक लेखक जो 4 लाइन लिखता है हो सकता है वो अपनी माँ के लिए लिखे, किसी के लिए वो बहन के लिए महसूस देगा, किसी को पत्नी के लिए, किसी को प्रेमिका के लिए, क्योंकि भाव प्रेम होता है वो नज़र अलग अलग लोग हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज इन तमाम कवियों का जो कविताएं थी वो लोगों ने महसूस किया होगा, उनके अंदर वही रस की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।